सभी को गुड आफ्टर इवनिंग नून बैठ जाइए, बैठो भाई। क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, एंड क्वेश्चन हो गया था। हमने आपसे कहा था ऑर्गन रिकॉर्ड जब प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें उसमें एक टर्म मिलती है जिसको बोलते हैं एंड करेक्शन, और वो ऐसी टर्म है जो प्रैक्टिकली हमें ऑब्जर्व होती है। एंड करेक्शन ऑर्गन पाइप, तो जब प्रैक्टिकल की हो रही है तो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व होती है, तो हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, और वो प्रैक्टिकल होता है राजोनेस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, उसकी बात करते हैं। राजोनेस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बात ही नहीं। अब रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, और ये रेजोनेंस की कंडीशन पर बेस्ड होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें लिखिए पहला पॉइंट तो बेस्ड ऑन रेजोनेंस कंडीशन। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो ट्यूब एक्सपेरिमेंट है, लेबोरेटरी में किया जाता है और रेजोनेंस की कंडीशन पर बेस्ड होता है, इसलिए इसको नेम दिया रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट, बेस्ड ऑन रेजोनेंस कंडीशन। अभी एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी में करते हैं तो उसका भी कुछ ना कुछ यूज होता है, बिना यूज के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते हैं वो। उसका यूज है यूज टू फाइंड स्पीड, वेवलेंथ of sound waves and correction of organ pipe। बच्चों ये प्रैक्टिकल है, लेबोरेटरी में करते हैं तो इसका यूज होता है, और इसका यूज क्या देखो, इसके एक्सपेरिमेंट है ना, इस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम लोग साउंड का स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं, साउंड का वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं, और साथ के साथ जो ऑर्गन पाइप का हमने एंड करेक्शन पढ़ा उसका वैल्यू भी फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे ये तो हम बात करेंगे प्रैक्टिकली, लेकिन ये यूज है। हम एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में तो उसका कुछ ना कुछ यूज जरूर होता है, बिना यूज के कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करते, तो उसका भी यूज है। हम इस एक्सपेरिमेंट से साउंड का स्पीड, साउंड का वेवलेंथ और एंड करेक्शन ऑर्गन पाइप का फाइंड करते हैं। अब पहले तो ये समझे कि यहाँ पर ये है ना, रेजोनेंस ट्यूब होती क्या है बेसिकली। तो देखो, रेजोनेंस ट्यूब कुछ नहीं, एक होलो ट्यूब होती है ऐसे, ये ऐसी होलो ट्यूब होती है जिसमें कुछ लेंथ तक कोई लिक्विड भरा रहता है। ये होलो ट्यूब होती है जिसमें कुछ लेंथ तक कोई लिक्विड भरा होता है, और इसके अंदर रेजोनेंस स्टेब्लिश होता है। ये रेजोनेंस की प्रैक्टिकल रेजोनेंस की कंडीशन बेस्ड होता है, रेजोनेंस में स्टेब्लिश होता है, तो उसको बोलते हैं रेजोनेंस ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको? रेजोनेंस ट्यूब। ट्यूब है, होलो ट्यूब है, पर रेजोनेंस यहाँ पर स्टेब्लिश होता है, इसलिए उसको नेम दिया रेजोनेंस ट्यूब। अब यहाँ पर कुछ क्या होता है कि कुछ लेंथ तक इसमें लिक्विड भरा रहता है, और जो इसमें लिक्विड यूज करते हैं उस लिक्विड का फंक्शन केवल इतना सा है कि वो पाइप की लेंथ को कम ज्यादा करता है, और दूसरा पाइप की लेंथ को कम ज्यादा कर सकता है, और दूसरा यहाँ पर पाइप को रिजिडेंट प्रोवाइड करता है, पाइप को क्लोज बना के रखता है। जो लिक्विड यहाँ पर हम भर के रखते हैं उसका फंक्शन केवल इतना सा है कि एक तो पाइप को क्लोज बना के रखता है, पाइप को रिजिडेंट प्रोवाइड करता है, और दूसरा इस पाइप की लेंथ को कम ज्यादा कर सकता है। अपन ने क्वेश्चन किया था कल, तो में ध्यान हो, है ना, तो यहाँ पर बोलते लिक्विड का जो सरफेस होता है वो पाइप को क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडेंट। और जब रिजिडेंट प्रोवाइड करता है तो यहाँ क्या बनता है? नॉड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब पाइप कैसा हो गया? सीओपी हो गया, एक काइंड ऑफ सीओपी कहलाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये ऑर्गन पाइप है, और इसमें अगर देखें तो लिक्विड भरते हैं, और जो लिक्विड का यूज यहाँ पर केवल इतना सा है कि पाइप को क्लोज बना के रखता है और पाइप की लेंथ को कम ज्यादा कर सकता है। इसके अलावा थर्ड का कोई फंक्शन नहीं होता। यहाँ पर बताओ, लिक्विड को निकाल सकते हैं, डाल सकते हैं इसमें? अरे बोलो, तो लिक्विड को यहाँ पर ऐड कर दें तो बताओ उसका लेंथ क्या होगा? कम हो जाएगा। लिक्विड को अगर निकाल दे तो यहाँ पर लेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। मतलब हम ध्यान रखेंगे ये जो रेजोनेंस ट्यूब है बेसिकली एक प्रकार का वेरिएबल लेंथ सीओपी कहलाता है। बताओ कैसा पाइप हुआ ये? सीओपी, क्योंकि यहाँ ऑलवेज क्या बन रहा है? नॉट। ऊपर क्या बनेगा? एंटोन। तो ये कैसा पाइप हो गया? सीओपी। और दूसरा आप देखो, इसकी लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं, और इसलिए बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ सीओपी होता है। तो रेजोनेंस ट्यूब का दूसरा टेक्निकल नेम क्या हो गया? वेरिएबल लेंथ सीओपी। यहाँ जो लिक्विड हम यूज करते हैं उसका फंक्शन केवल इतना सा है कि पाइप को क्लोज बना के रखता है, दूसरा पाइप लेंथ को कम ज्यादा कर सकता है, उसके अलावा थर्ड का कोई फंक्शन नहीं। जनरली यहाँ लिक्विड के फॉर्म में हम वाटर यूज करते हैं, क्योंकि वाटर इजीली अवेलेबल है, उसको यूज किया जाता है। लेकिन एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कि अगर वाटर ना रखे और इसके अंदर कोई लिक्विड दूसरा मतलब ग्लिसरीन भर दें
तो बताओ रेजोनेंस कंडीशन में क्या इफेक्ट आएगा? बोले चाहे है ना वाटर की जगह ग्लेशियर भर दें तब भी रेजोनेंस कंडीशन को इफेक्ट नहीं आएगा। जिस लेंथ पर रेजोनेंस सेटअप होना है उसी लेंथ पर होता है। यहाँ जो लिक्विड यूज करते हैं उसका फंक्शन केवल इतना सा कि पाइप को ग्लॉस बना के रखता है, पाइप की लेंथ को कम ज्यादा कर सकता है, और उसके अलावा उसका कोई तीसरा यूज नहीं। हम पानी भरें कि कोई ग्लेशियर भरें कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस लेंथ पर रेजोनेंस सेटअप होना है उसी लेंथ पर होता है। ओके, फिर हम बोलते हैं ये ट्यूब है, इसके ओपोनेंट पर हम एक ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं और ये ट्यूनिंग फोर्क इसके ओपोनेंट पर वाइब्रेट कराया जाता है। जब ये वाइब्रेट करता है तो ये वेव यहां पर बनाता है और ये वेव यहां पर होती है इंसिडेंट वेव। तो बताओ ये ट्यूनिंग फोर्क यहां किस तरह बिहेव करता है? बताया था ना आपको, पहले ही पढ़ा, ये ड्राइवर है। अरे ये अपने आप थोड़ी ऑसिलेट करेगा ट्यूब, हमें यहां पर इसके ओपोनेंट पर एक ड्राइवर लेना पड़ता है, ट्यूनिंग फोर्क लेते हैं और इसके ओपोनेंट पर वाइब्रेट कराया जाता है। और अगर ये ड्राइवर होता है तो बताओ ये ट्यूब क्या कहलाती है? ड्रीवन कहलाती है। मतलब ध्यान से देखो, मैंने इस ट्यूब की बात में 3 नेम दिए, तीनों को ध्यान रखना है। एक तो उसको क्या बोलते हैं, टेक्निकली इसको क्या बोल सकते हैं, सीओ। मतलब जब भी बड़ा जाए जो ट्यूब तो आपके मन में बात आनी चाहिए एक प्रकार का सीओपी है ये, और ये ऐसा सीओपी की लेंथ वेरिएबल कम ज्यादा हो सकती है। और दूसरा अगर एक ड्राइवर देखो तो ड्रिवन, ये वेव बनाता है मीडियम में, यहां पर वेव पाइप की तरफ वेव जाती है और इसको बोलते हैं इंसिडेंट वेव, ये उधर से लौट के आती है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव वेव। दोनों वेव मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन है, सुपर इंपोज होती है इस बाउंडेड मीडियम में। तो क्या बनता है, स्टेशनरी वेव। और जब स्टेशन बनती है तो यहाँ पर क्या होता है, नोड एटोन बनते हैं, प्रेशर डेंसिटी चेंज होता है, साउंड जनरेट होता है, हम उसको सुनते हैं। लेकिन यहां पर एक बात और खास है कि यहां पर साउंड हमेशा नहीं सुनते, यहां भी साउंड हमेशा नहीं सुनते, एक स्पेशल कंडीशन में साउंड सुनने को मिलता है, और वो कंडीशन कौन है, रेजोनेंस। ये ड्राइवर है और ये ड्रीवन है, तो बताओ इसमें कौन से ऑसिलेशन हो रहे हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशन। और हमें पता ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी ड्रीवन की हमेशा बराबर होता है, हमेशा बराबर होता है, लेकिन हमेशा रेजोनेंस नहीं होता। कब होगा रेजोनेंस, कि जब ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी इस ड्रीवन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाता है तो उस कंडीशन को रेजोनेंस कहते हैं। और जब रेजोनेंस सेटअप होता है तो ड्राइवर से ड्रीवन को मैक्सिमम एनर्जी का ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से ड्रीवन बॉडी के जो ऑसिलेशन और एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, उससे साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है, बढ़ जाती है, और हमें एक हाई इंटेंसिटी का साउंड सुनने को मिलता है, और हम समझते हैं इस पर रेजोनेंस सेटअप हो रहा है। ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी ड्रीवन की हमेशा इक्वल है, लेकिन हमेशा रेजोनेंस कब होगा, जब ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी ड्रीवन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगा तो रेजोनेंस होगा। अब बताइए ड्रीवन बॉडी कौन है, सीओपी। अबे कौन है ड्रीवन बॉडी, यहां सीओपी। और सीओपी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम पढ़ चुके हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी होती है, ऑड कंडीशन, और हार्मोनिक्स होते हैं। अब सीओपी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है, ऑड कंडीशन, ऑड हार्मोनिक्स होती है, V/4L, 3V/4L, 5V/4। तो जब जब भी सीओपी की ऑड हार्मोनिक कंडीशन की फ्रीक्वेंसी इस ड्राइवर से मैच हो जाती है तो इस पर रेजोनेंस सेटअप होता है और हमें साउंड सुनने को मिलता है। अरे यही तो है, और क्या है। ड्राइवर का फ्रीक्वेंसी ड्रीवन की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी तो रेजोनेंस होगा। और ड्रीवन कौन है, सीओपी। तो सीओपी की नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम पढ़ चुके हैं, ये हमेशा ऑड कंडीशंस में होती है, ऑड हार्मोनिक्स होती है। पहले केस में आधा लूप, अगले केस में 3 आधे आधे, अगले केस में 5 आधे। तो जब जब ये पाइप इस तरह की कंडीशन में होता है इस पर रेजोनेंस सेटअप होता है और हमें साउंड सुनने को मिलता है। यही कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल का होता है ना। तो ये रेजोनेंस ट्यूब है, इस तरह की बातें में ध्यान रखें। अब देखो प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग, चलते हैं लेबोरेटरी में थोड़ी देर के लिए। तो सपोज ये क्लासरूम लेबोरेटरी है, सपोज मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूं, आप सामने बैठे हैं, आप सब देख रहे हैं, और t=0 पर हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग टाइम तो मान लेते हैं कि t=0 पर ये ट्यूब जो यहाँ पर रेजोनेंस ट्यूब है पूरी पानी से भरी हुई है, मतलब यहाँ पर कोई भी एरो कूलम का लेंथ नहीं। बात को सुनना ध्यान से, मैं जो पूछूंगा जवाब देना, आप सब लिख लेना, बाद में 2 मिनट रुक जाओ। ये एक रेजोनेंस ट्यूब है, लेबोरेटरी में हम लोग हैं, और स्टार्टिंग कंडीशन में पूरा ट्यूब पानी से भरा हुआ है, और हमने एक ड्राइवर यहां पर लिया है जिसका फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर की फ्रीक्वेंसी एन है, इसकी ओपन पे ऑसिलेट कराया जा रहा है और साउंड सुनने को मिल रहा है, मतलब साउंड सुनना चाह रहे हैं। तो t=0 बजे पाइप पूरा पानी से भरा हुआ है और उसके ओपन पर हमने ट्यूनिंग फॉर्क लगाया और उसको वाइब्रेट कराया और साउंड सुनने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या साउंड सुनने को मिलेगा? साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। क्यों? बोले सर यहां पर भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है। अरे हम साउंड कब सुनेंगे? जब रेजोनेंस होगा। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है, और हम उसको सुन सकते हैं। पर अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा तो हमें साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। साउंड की इंटेंसिटी यहां पर क्लियर सुनने को नहीं मिलती, इंटेंसिटी हाई नहीं होती। आपने बोला यहां पर अगर हम साउंड की बात करें तो इस कंडीशन में पूरा पानी से भरा हुआ है, ट्यूनिंग फॉर्क उसके ओपन पर वाइब्रेट कराया जाता है और साउंड सुनने की कोशिश करते हैं तो साउंड हमें सुनने को नहीं मिलता। इसका मतलब यहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा है। आपने सोचा रेजोनेंस क्यों नहीं हो रहा है?
बोले सर रेजोनेंस कैसे होगा सर, अभी तो एयर कॉलम की लेंथ 0 है। मतलब ये ऐसा सीओपी है जिसकी लेंथ कितनी है, कितनी है, 0। अब बताओ ऐसा कोई सीओपी जिसकी लेंथ 0 हो तो उसकी सबसे छोटी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी हो, इनफाइनाइट हो। आप बताओ अपन क्या लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, V/4L, और L कितनी है इसकी, 0। तो बताओ ये फ्रीक्वेंसी कितनी है। मतलब ये ऐसा सीओपी है जिसकी सबसे छोटी रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट है। और ये भाई सब कौन है, एन, और ये कितने, इनफाइनाइट। बताओ ये मैच कर सकते हैं क्या, मैच नहीं कर रहे थे, मैच नहीं करे तो रेजोनेंस नहीं होगा। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इनफाइनाइट है, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, एन। एन और इनफिनिटी मैच नहीं कर, रेजोनेंस नहीं होगा, और जब रेजोनेंस नहीं होगा तो साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। अब नहीं मिल रहा है तो अब क्या करें, साउंड तो सुनना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। बोले हम दो काम कर सकते हैं, लॉजिकली काम करें, दो काम कर सकते हैं। एक काम तो ये कि इसकी फ्रीक्वेंसी को इनफाइनाइट कर, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी इनफिनिटी और इसकी फ्रीक्वेंसी इनफिनिटी है तो मैच कर जाएगी, और मैच करेगी तो रेजोनेंस होगा, सुनने को मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो या तो इसकी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट कर लें, या फिर काम करें इसकी फ्रीक्वेंसी को एन कर दें, तो एन और एन मैच हो जाएगी, फिर भी रेजोनेंस मिलेगा। भाई एक की एन और एक की इनफिनिटी है, तो या तो एन को इनफिनिटी कर दो या इनफिनिटी को एन कर दो, बोलो भाई रेजोनेंस हो जाएगा। बताओ क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है, एन को इनफिनिटी करना पॉसिबल है। अरे यार ऐसा कोई 24 आज तक बना ही नहीं जिसकी फ्रीक्वेंसी इनफाइनाइट हो, इसका मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं। बोले क्या प्रैक्टिकल पॉसिबल है, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है। बोले जो इनफिनिटी है उसको फ्रीक्वेंसी को एन करेंगे, और जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है बेसिकली वही कर रहे होते हैं, और वही रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। हम यहां केवल इतना सा काम करते हैं कि हम ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये इसको हम यहां पर मैनेज करते हैं। मतलब यहां पर एक ऐसा पाइप फाइंड आउट करते हैं, कैसी लेंथ फाइंड आउट करते हैं जिसकी करस्पॉन्डिंग नेचुरल फ्रीक्वेंसी इस ट्यूनिंग फोर्क के बराबर हो जाती है, रेजोनेंस हो जाता है। हम यहां ड्राइवर को चेंज नहीं करेंगे, किसको चेंज करते हैं, ड्रीवन को चेंज करते हैं। ड्राइवर को चेंज करना पॉसिबल नहीं है। बोले यार इसकी फ्रीक्वेंसी इनफिनिटी कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। तो बोला इसको इनफिनिटी नहीं, इसको एन कर देते हैं। अब इसको एन कैसे करेंगे, बोले सर अभी एल का वैल्यू कितना है, 0, तो उसे एल क्रिएट कर देते, एल क्रिएट कर दें। एल कैसे क्रिएट करेंगे, बोले धीरे धीरे यहां पर लेवल को डाउन करते हैं। प्रैक्टिकल कौन कर रहा, मैं कर रहा हूं ना, आप देखो बस, वो मैं कर लूंगा, मेरे को क्या करना है, हाँ मैं देख लूंगा सब तो धीरे धीरे लेवल को डाउन करते जाएंगे, लेवल को डाउन करते जाएंगे, 24 को यहाँ पर वाइब्रेट करते जाएंगे, लेवल को डाउन करते जाएंगे, 24 को वाइब्रेट करते जाएंगे, लेवल को डाउन करते जा रहे, डाउन करते जा रहे, डाउन करते। मान लीजिए मैंने इतना लेवल डाउन कर लिया और मैं साउंड सुनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो क्या साउंड सुनने को मिल रहा है, बोले नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, इसका मतलब रेजोनेंस नहीं हो रहा। मतलब हमने लेवल को डाउन कर दिया है लेकिन फिर भी हमें साउंड सुनने को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर रेजोनेंस सेटअप नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, बोले इसलिए नहीं हो रहा कि हम रेजोनेंस सेटअप नहीं हो रहा। रेजोनेंस क्यों नहीं हो रहा है, बोले सर आपने लेंथ जो क्रिएट करी अभी लेंथ कम है, और लेंथ अगर कम है तो उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, एन से ज्यादा है, मैच नहीं हो रही, इसका मतलब अभी रेजोनेंस नहीं। लेवल को और डाउन करेंगे, डाउन करेंगे, डाउन करेंगे, डाउन करेंगे, डाउन, एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर पहली बार आपको तेज साउंड एनर्जी सुनने को मिलेगी। स्टार्टिंग से हमने जहां पर किया, लेवल को डाउन किया, डाउन किया, डाउन किया, डाउन किया, एक कंडीशन ऐसी आती है जहां पर पहली बार हाई इंटेंसिटी का साउंड सुनने को मिलता है, और वो जिस पहली बार जिस लेंथ पर हमें साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम सुनने को मिलती है, हम समझते हैं वहां पर रेजोनेंस हो रहा है। हमने यहां से स्टार्ट किया था खाली करना, खाली किया, खाली किया, खाली किया, खाली किया, एक कंडीशन ऐसी आएगी यहां पर कि हमें तेज साउंड की इंटेंसिटी सुनने को मिलती है, इसका मतलब यहां पर पहली बार क्या सेटअप हुआ, रेजोनेंस हुआ। अब जिस एयर कॉलम की लेंथ पर पहली बार रेजोनेंस सेटअप होता है ना बेटा, हम उस लेंथ को नोट कर लेते हैं, और ये हमारा प्रैक्टिकल रीडिंग होता है जिसको लेबोरेटरी में हम नोट कर रहे होते हैं। बताओ ये लेंथ कितना है, L1। हम इसको बोलेंगे, L1 को बोलते हैं फास्ट रेजोनेटिंग लेंथ कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको, ये वो पाइप की पहली लेंथ है जब हमें पहली बार तेज साउंड की इंटेंसिटी सुनने को मिलती है। लेवल को डाउन किया, डाउन किया, डाउन किया, डाउन किया, एक कंडीशन ऐसी आएगी पहली बार जब हमें तेज साउंड सुनने को मिलेगा, हम समझते हैं वहां पर क्या सेटअप हो रहा है, रेजोनेंस, और जिस लेंथ पर रेजोनेंस हो रहा है उस लेंथ को नोट कर लेते हैं। अब आप बताओ यहां रेजोनेंस हो रहा है, इसका मतलब आप क्या समझे, इसका मतलब ये होगा कि इस L1 लेंथ का जो सीओपी है, सीओपी की ओपी, सीओपी है, उस सीओपी की सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी कौन सी, फंडामेंटल, इस 24 के बराबर है। ये तो मतलब हुआ, रेजोनेंस का मतलब ये तो हुआ कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी इससे बराबर है, और सबसे पहले कौन सी नेचुरल आएगी, पहली, पहली कौन, फंडामेंटल।
तो इस L1 लेंथ का जो COP है उसकी सबसे छोटी नेचुरल फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस ड्राइवर से मैच कर रही है और हमें साउंड सुनने को मिल रहा है। तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी का केस अगर है तो इसमें कितने लूप बने? आधा। और जब आधा बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा? नोड, और यहाँ क्या बनेगा? एंटी नोड। और हम प्रैक्टिकल करें इसलिए थोड़ा ऊपर बनेगा, इसलिए यहाँ पर होगा ई एंड करेक्शन होगा और लूप का फॉर्मेशन यहाँ पर कुछ ऐसा होगा। पहली बार जब रेजोनेंस होता है तो ये होता है, आधा लूप का फॉर्मेशन होगा। ये पाइप अपने फंडामेंटल मोड में है और इसकी फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्स से बराबर है। अब उसको लिखना चाहते हैं, बताइए एंटी नोड से नोड का डिस्टेंस कितना होगा? ये थ्योरेटिकल डिस्टेंस है और प्रैक्टिकल लेंथ कितनी होगी? L1 प्लस E होता है और ये पहली इक्वेशन बन जाती है। COP होने की वजह से पहली रेजोनेटिंग लेंथ कौन होगी? λ/4, पर उसको प्रैक्टिकली कितना बोलते हैं? L1 प्लस E कहते हैं। बताओ इस पाइप में आगे भी कभी रेजोनेंस होगा क्या? होगा। कब होगा? जब आधा 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 यहाँ पर कितने लूप बन जाती है। क्यों? क्योंकि पाइप के साथ COP हमेशा ऑड कंडीशन में रेजोनेंस सेटअप करते हैं। अरे बोलो यार। तो पहले केस में कितना हुआ? आधा लूप। तो अगले केस में कितना होगा? हम लेवल को और डाउन करेंगे, डाउन करेंगे, डाउन करेंगे। तो ऐसे कंडीशन यहाँ पर रहेगी, जब आधे आधे 3 लूप बनते हैं तो एक बार फिर रेजोनेंस हो जाएगा। और ये वो दूसरी लेंथ है जब हमें दूसरी बार क्या मिल रहा है? रेजोनेंस मिल रहा है और ये सेम डायमेंशन से मैच कर रहा है। तो यहाँ पर क्या बनेगा? और ये भी कहां जाएगा? ऊपर बनेगा। कहने का एंड करेक्शन होगा, यहाँ पर नोड होगा, यहाँ पर एंटी नोड होगा, यहाँ पर नोड। पहली लेंथ को क्या बोला था हमने? फास्ट रेजोनेटिंग लेंथ। ये L2 क्या बोलेंगे? ये होगा सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, इसको कहते हैं। बताओ इस कंडीशन में क्या लिखना चाहिए? λ/4 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 क्या लिखना चाहिए? 3 λ/4 इक्वल टू क्या बनेगा? L2 प्लस यहाँ पर E होता है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रेजोनेंस ट्यूब कैसा पाइप होता है? COP। पहली बार कब होगा रेजोनेंस? λ/4। अगली बार कब होगा? 3 λ/4। अगली बार अगली बार कब तक होता रहेगा ऐसे? जब तक पूरा पाइप पानी से खाली ना हो जाए। और होगा साला हमेशा ऑड कंडीशन में, क्योंकि पाइप मेरा कैसा? ऑड पाइप, COP। जनरली नॉर्मली हम जब लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हैं तो 2 रीडिंग लेते हैं, पहली बार λ/4, अगली बार 3 λ/4। ये थ्योरेटिकल डिस्टेंस होती है और इनको लेबोरेटरी में हम जब नोट करते हैं प्रैक्टिकल तो ये L1 L2 होती है। लेवल को डाउन के पहली बार जब साउंड इंटेंसिटी मैक्सिमम को बोलेगी L1 नोट कर लेंगे। दूसरी बार फिर डाउन के दूसरी बार हमें सुनने को मिला साउंड इंटेंसिटी तेज, तो हम उसको नोट करेंगे L2। तो L1 बेसिकली होना कितना चाहिए? λ/4 के बराबर, और L2 क्या होना चाहिए? 3 λ/4 के बराबर। बोलो। तो ये 2 इक्वेशन यहां पर बनती है। तीसरा अगर हम चाहें तो इक्वेशन तीसरा भी बना सकते हैं। क्या बनेगी? 5 λ/4 इक्वल्स टू L3 प्लस E होगा। लेकिन हम जनरली नॉर्मली 2 बार रीडिंग लेते हैं, 2 इक्वेशन बना लेते हैं। अभी 2 इक्वेशन आपके सामने हैं, इन दोनों को सोल्व करके 2 अननोन निकाल सकते हैं। तो बताइए अननोन 2 कौन है? अबे L1 L2 अननोन नहीं है, वो तो नॉन है। वो तो स्केल में नोट कर रहे हैं प्रैक्टिकली। L1 L2 अननोन नहीं, वो तो नॉन है। अननोन तो लैम्डा है, अननोन E है। और अननोन लैम्डा E हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बताया था ना इसके यूज। ये यूज फाइंड करते हैं। कौन कौन अननोन है यहाँ? और उनको फाइंड कर सकते हैं। फाइंड करने का तरीका सबका अपना। हम 2 इक्वेशन यहाँ पर है, इनको सोल्व कर सकते हैं। सोल्व कैसे करें? कैसे करें सोल्व? ये बड़ी इक्वेशन है और ये छोटी इक्वेशन है। एक काम कर सकते हैं कैसा? इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 कर देते, जैसा चाहे वैसा कर लो, डिवाइड कर लो, आपकी मर्जी हो जो करो, मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ऐसे कर लेता हूँ, बड़ी इक्वेशन से छोटी इक्वेशन को माइनस कर लेता हूँ। बताओ माइनस करो कितना आएगा? 3 λ/4 माइनस λ/4। बोलो। L2 माइनस L1 हो, ये तो 0 हो जाएगा ना? सही लिखा है। बताओ ये क्या बनेगा? λ/2 इसको यहाँ पर क्या बनेगा? L2 माइनस L1 होगा। तो लैम्डा कितना होगा? ट्वाइस L2 माइनस L1 होगा। और इस तरह से हम वेव का वेवलेंथ फाइंड आउट कर लेते हैं। L1 कौन है? फास्ट रेजोनेटिंग लेंथ है। L2 कौन है? हम जब लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल करते हैं तो हमें L1 L2 पता होता है। L1 मेरे को पता है, L2 मेरे को पता है, दोनों पता है, तो दोनों का डिफरेंस करके 2 से मल्टीपल करता हूं तो इस वेव का वेवलेंथ आ जाता है। और ये इसका एक यूज है। और जो ड्राइवर हम यूज करते हैं ट्यूनिंग फॉर्क, उसका फ्रीक्वेंसी हमें पहले से पता है। अरे पता है सोर्स का फ्रीक्वेंसी, तो एन फ्रीक्वेंसी पता है तो हमें वेलोसिटी पता कर सकते हैं। v इक्वल्स टू n लैम्डा होता फॉर्मूला क्या बनेगा? 2n
और L2 माइनस L1 होता है, और इस तरह से साउंड का स्पीड भी पता कर सकते हैं। ये दो यूज उसके हो गए। अब आप बताओ, दो इक्वेशन आपके पास है, दो अननोन निकाल सकते हैं। एक लैम्डा आपके पास आ गया, इसका वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में लिख दो तो ई आ जाएगा। यहां लिखोगे तो क्या आएगा, 2 L2 माइनस L1 अपॉन 4 इक्वल टू L2 प्लस। सोल्व कर सकते हो, मैंने कर लिया घर पे, लिख दूं डायरेक्ट। अरे आप भी कर सकते हैं यार। तो बताइए ई का वैल्यू कितना होगा, L2 माइनस 3L1 अपॉन 2 होता है। और इस तरह से ऑर्गन पाइप का जो एंड करेक्शन है उसका वैल्यू भी हम इससे फाइंड कर सकते हैं, और ये तीनों इसके यूज है। लैम्डा का रिजल्ट बन गया 2L2 माइनस, वेलोसिटी का फॉर्मूला बन गया 2n L2 माइनस L, और ई का फॉर्मूला क्या बन गया, L2 माइनस 3L1 अपॉन 2 होता है। ई समझते हैं अब ई कौन है, एंड करेक्शन ऑर्गन पाइप। यहां भी क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, वो बोलता है कभी कभी ई का वैल्यू जीरो है। सपोज आइडियल कंडीशन बात कर रहे हैं, कौन सी कंडीशन में, आइडियल ई जीरो है। तो अगर ई जीरो है तो बताइए L2 का वैल्यू कितना हो, बोलो। L2 का वैल्यू 3L1 के बराबर होता है, देख लो आप। और होना भी यही चीज है। अब L1 का मतलब एक आधा लूप, तो L2 का मतलब तीन आधे आधे लूप। L1 का मतलब एक आधा लूप, तो L2 का मतलब क्या होगा, तीन आधे आधे लूप। होना भी यही चाहिए। अरे यहां पर हम देखें तो यहां पर लेंथ का रेशियो कितना होता है, 1:3, 3:5:7 होता है। अरे जब सीओपी पढ़ रहे थे तो सीओपी में लेंथ तो कांस्टेंट थी उसकी, फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना आया था, 1:3:5:7 आया था। नहीं याद है आपको सीओपी में। और यहां क्या हो रहा है, यहां फ्रीक्वेंसी सोर्स की कांस्टेंट है, पर लेंथ का रेशियो कितना आ रहा है, 1:3:5:7 आ रहा है। ई जीरो तो ऐसा होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी बोलता है ई जीरो नहीं है। बच्चों ई अगर जीरो नहीं है तो ई एक प्रकार की डिस्टेंस होती है, और डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। डिस्टेंस हमेशा, और अगर साला ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव तभी हो सकता है जब ये वैल्यू इससे थोड़ी सी बड़ी हो। इसका मतलब अगर ई जीरो नहीं है तो उस कंडीशन में रिजल्ट बोलते हैं कि L2 का वैल्यू थोड़ा सा 3L1 से क्या होता है, बड़ा भी होता है। यहां भी क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, वो बोलता है इन ए रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट इफ फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ इज 21 सेंटीमीटर, कितना, और ब्रैकेट में लिख देता है इज नॉट इक्वल टू जी, और फिर बोलता है देन सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ विल बी 63 centimeter, more than 63 centimeter, less than 63 centimeter, none of these, more than 63 centimeter होगा, क्योंकि E is not equal to 0 है। अगर E 0 बोल देता तो एग्जैक्ट कितना होता, 63 होता। तो हम बोलते हैं ये पाइप बस सीओपी होता है, और सीओपी में ऑड कंडीशंस होते हैं, इसलिए ऑड कंडीशन में रेजोनेंस सेटअप होता है। दो बार रीडिंग लेते हैं, दो इक्वेशन बना के सोल्व करते हैं, तीन ये रिजल्ट इसके बनते हैं, तीन इसके यूज ये कहलाते हैं, और इन सब पर क्वेश्चन बनते हैं। आप नोट करिए, बात करते हैं वो क्वेश्चन कैसे बनते हैं।
पहली बार जोन्स कब होगा? लैम्डा बाई 4। अगली बार कब होगा? तो यहां पर जो पहली रेजोनेटिंग लेंथ है वो L1 होती है, दूसरी कौन सी होती है? L2 होती है। अब आप देखो मैंने 3 फॉर्मूले बनाए और ये 3 फॉर्मूले ऐसे फॉर्मूले हैं कि लैम्डा का वैल्यू कितना बना? 2L2 माइनस L1। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? 2nL2 माइनस L1। और ए का फॉर्मूला क्या बना? L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। अब ये ऐसे फॉर्मूले जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन ये फॉर्मूले याद नहीं आते, और जब याद नहीं आते तो क्वेश्चन बच्चे को ड्रॉप करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, उसको आता ही नहीं, फॉर्मूला नहीं आ रहा उसको। यहाँ तो आपको आ जाएगा, अभी मैं आपको क्वेश्चन दूंगा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन कर लेंगे, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन का फॉर्मूला याद नहीं आता। लैम्डा का वैल्यू 2L2 माइनस L1, अलग ही फॉर्मूला, सारा डिफरेंट। ये फील नहीं आता, याद नहीं आता, जब याद नहीं आता तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ता है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये फॉर्मूले ऐसे हैं जो एग्जाम में हम लोग बना नहीं सकते, याद नहीं रख सकते इनको। यहाँ तुमने बना लिया लेकिन वहां याद नहीं आती, तो फिर जब याद नहीं आती तो इनको याद करने भी नहीं। हम लोग यहाँ क्या करेंगे? 2 इक्वेशन याद रखें। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? रेजोनेंस ट्यूब। कैसा पाइप है ये? सीओपी। सीओपी पहली बार कब होगा? लैम्डा बाई 4। अगली बार तो पहली लेंथ है लैम्डा बाई 4, उसको L1 के बराबर करेंगे, और जो दूसरी लेंथ है उसको L2 के बराबर करेंगे, और 2 इक्वेशन ये बना लेंगे। हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं इसलिए साथ में ई भी लिखते हैं। मतलब थोड़ा सा अगर दिमाग पे प्रेशर डालोगे तो ये 2 इक्वेशन आप वहां मैनेज कर सकते हैं, बना सकते हैं, फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपने दोनों इक्वेशन बना ली तो इन दोनों को सोल्व करके तीनों फॉर्मूले बना सकते हैं। लेकिन अगर सीधा फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूले कभी याद नहीं भी आते। हम मेजर टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन देते हैं और बच्चा छोड़ के आता है, उसको फॉर्मूला याद नहीं आता एकदम क्या कहना चाह रहा है। पर ये फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनते हैं तो आपको लगता है कि अगर ये फॉर्मूले याद नहीं रह रहे तो 2 इक्वेशन याद रखेंगे, इससे दोनों को सोल्व करके तीनों फॉर्मूले बना सकते हैं। अब इन पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन मॉडल में आप देखो एक्सरसाइज सेकंड जो अभी 2 साल पहले एग्जाम में पूछे, 2 क्वेश्चन पूछे, 1 साल छोड़कर 1 साल। यही कहते एक उड़ीसा वाले पेपर में पूछा, क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन पढ़िए आप 26 28 पेज नंबर नहीं, सेकंड एक्सरसाइज पढ़िए। सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 26 पढ़ना है, सोल्व नहीं करना है। सोल्व तो हो जाएगा, कैलकुलेशन होगी, बस पढ़िए, देखो क्या कहना चाहता है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन नंबर होगा 26, क्वेश्चन नंबर 28, एक्सरसाइज सेकंड। पढ़िए आप क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 26 28 26 पढ़िए पहले। इतना बड़ा क्वेश्चन फ्रेम करता है, डरावना फ्रेमिंग होती है। मतलब क्वेश्चन अगर बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में हो और उसको नीट एग्जाम दे रहा हो और उसको एक क्वेश्चन मिल जाए तो आधा डिप्रेशन वैसे हो जाता है। ओहो, ऑर्गन में ऐसा क्वेश्चन, और वो ऐसा क्वेश्चन है बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। पढ़िए, L1 दे रखा है, L2 दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दी है, और क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला लगाओगे? V इक्वल्स टू n लेम्डा, और n तो n और लेम्डा कितना? 2, तो 2nL2 माइनस L। देखो ना, L1 दे रखा है, L2 दे रखा है, n दे रखा है, केवल V निकालना, कैलकुलेशन करना। बोलो नहीं कर सकते? बताओ। देखो पढ़िए 28 इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 28 इसके बाद एक और क्वेश्चन आया देखिए उड़ीसा। पूछा ना, क्या दिया उसने? 3 लेन दे दी। क्या फर्क पड़ता है हमें? हम तो 2 लेके काम चल लेंगे। हमारा L1 पता है, L2 पता है, तो बताओ फुल पता है। B इक्वल्स टू 2nL2 माइनस L। n दिया, L1 दिया, L2 दिया, क्वेश्चन हैप्पी सॉल्व हो जाए। अरे 3 लेन दे रखी ना, हमें तो 1 2 से मतलब है, 2 से काम चलेगा। नहीं होगा? बताओ। मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में बनते पूछे जाते हैं, ध्यान रखिए। एक और पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 80 नहीं 83, फर्स्ट एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 83। फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 83।
नहीं हुआ, बताओ क्या पूछा 83 में? L1 पूछा, L1 दिया है, E दिया है, और क्या पूछ रहा है? L2 पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला होगा? L2 माइनस 7, L2 माइनस 3 L1 अपॉन 2। नहीं कर सकते, बताइए। एक और पढ़िए, 89 पढ़िए, इसी एक्सरसाइज का 89 नंबर क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रेजोनेंस ट्यूब, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन बनता है, एक साल छोड़कर एक साल क्वेश्चन बनाता है, कभी यहां से। क्या होगा? 150। अबे साला 50 है तो 150 होगा ना, क्योंकि लेंथ का रेशियो कितना है? 1:3:5 होता है। पहली लेंथ अगर 50 सेंटीमीटर तो अगली कितनी होगी? 150। कर सकते हैं, तो ध्यान रखिए फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनते हैं, पर फॉर्मूले अगर कभी नहीं याद आए तो दोनों क्वेश्चन हम बनाएंगे, इन दोनों को सोल्व करके तीनों फॉर्मूले बना सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है टेक्निकल, वो हम क्लास में करेंगे। ये तो पढ़ लिया ना आप लोगों ने फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, सोल्व करना। क्वेश्चन में ये दे रखा है कि वेलोसिटी का वैल्यू यहां पर 340 मीटर पर सेकंड, और फ्रीक्वेंसी यहां पर सोर्स की दे रखी है 340 हर्ट्ज, और एक और दे रखा है कि लेंथ ऑफ रेजोनेंस ट्यूब वो दे रखा है 120 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है देन फाइंड। पहला क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस कंडीशंस, और दूसरा आपसे पूछा है मैक्सिमम एंड मिनिमम लिक्विड लेवल, मैक्सिमम मिनिमम लिक्विड लेवल एट रेजोनेंस कंडीशन। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ। साउंड का स्पीड दिया है, साउंड का फ्रीक्वेंसी दिया है, और यहां पर जो ट्यूब है रेजोनेंस ट्यूब, उसकी लेंथ दे रखी 120 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है इसमें कि इसमें कितनी बार रेजोनेंस सेटअप होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस कंडीशंस कितनी होगी, ये पूछा क्वेश्चन। मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस कंडीशन इसमें कितनी एस्टेब्लिश होगी, ये पूछा जा रहा है। तो दूसरा ये पूछा है कि रेजोनेंस कंडीशन पर मैक्सिमम मिनिमम लेवल क्या होगा। भाई हमें पता है कि रेजोनेंस अगर निकालना है तो हमें पता है पाइप में कब तक रेजोनेंस होंगे, जब तक पूरा पाइप पानी से खाली नहीं हो जाए। बोलो, और होगा साला हमेशा ऑड कंडीशन में। पहली बार कब होगा? लैम्डा बाई 4, अगली बार 3 लैम्डा, अगली बार, और कब तक होता रहेगा? जब तक पूरा पाइप पानी से खाली नहीं होगा। चेक कर लो। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन करते हैं पहले क्या निकालते हैं? क्वेश्चन लैम्डा निकालते हैं। निकालो सब लोग लैम्डा, चेक करो। सबसे पहले क्वेश्चन में लैम्डा आइडेंटिफाई करो। 100 सेंटीमीटर आ गया। अब आप चेक करो कि लैम्डा बाई 4 कितना होता है, 3 लैम्डा बाई 4 कितना होता है, चेक करो। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है हम लोग ध्यान रखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन में लैम्डा फाइंड आउट करते हैं, और लैम्डा का वैल्यू क्या होगा बेटा? V अपॉन है, और V का वैल्यू कितना हो जाएगा? 340, और N का वैल्यू भी कितना होगा? 340। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 1 मीटर, और 1 मीटर का मतलब कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। क्या सुनो, अब आपको चेक करना है इसमें कितनी बार रेजोनेंस सेटअप होगा। हमें पता कि जब भी रेजोनेंस की बात करते हैं तो हमें पता सीओपी है, तो इसमें पहली बार रेजोनेंस कब होगा? बोले फर्स्ट रेजोनेंस यहां पर एस्टेब्लिश होगा 8 लैम्डा बाई 4 पर। मतलब पाइप पूरा पानी से भरा हुआ है, ऊपर से हम उसको लैम्डा बाई 4 खाली कर देंगे तो उसमें पहली बार रेजोनेंस हो जाएगा। बताओ लैम्डा बाई 4 कितना होगा? बोले 100/4 मतलब 25 सेंटीमीटर होगा। मतलब ये कहना चाहता है कि पाइप पूरा पानी से भरा हुआ है, उसको 25 सेंटीमीटर खाली कर दो ऊपर से, तो पहली बार इसमें रेजोनेंस सेटअप होगा। मतलब खाली कर सकते नहीं कर सकते? इतना कर सकते हैं, इसमें तो ये पॉसिबल है। ऐसे चेक करेंगे हम लोग। सेकंड रेजोनेंस भी चेक करेंगे ऐसे, तो बताओ वो कब होगा? 3 लैम्डा बाई 4 कितना आएगा? 75 सेंटीमीटर होगा। नहीं होगा? बताओ। वो तो 75 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि टॉप से 75 सेंटीमीटर पाइप को खाली कर दो तो इसमें दूसरी बार रेजोनेंस हो जाएगा। बताओ खाली कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते हैं, मतलब ये भी इसमें पॉसिबल। ऐसे ट्रायल मेथड से चेक करना है हम।
बताइए थर्ड यहां पर कितना होगा? वो होगा यहाँ पर 5 लैम्डा बाई 4, तो ये कितना हो जाएगा? 125 सेंटीमीटर होगा। क्या बताओ, खाली कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 125 सेंटीमीटर, ये जो इसकी रेजोनेटिंग लेंथ आ रही ना 125, ये ऐसी लेंथ जो पाइप की लेंथ से ज्यादा है, और जब पाइप की लेंथ से ज्यादा है तो ये पॉसिबल नहीं है, और जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये यहाँ पर नहीं होगा। तो बताओ कितनी बार होगा? 2 बार। पहली बार कब होगा? 25 पर होगा, और अगली बार 75 पर होगा, उसके बाद इसमें स्टेब्लिश नहीं होगा। इसका मतलब 2 ही बार देने से हो सकता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, चेक करने का तरीका होगा, पहले लैम्डा निकालेंगे और फिर ट्रायल मेथड से चेक करेंगे। लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 5 लैम्डा बाय 4 एंड सो। जो भी रेजोनेटिंग लेंथ पाइप की लेंथ से ज्यादा आती है, नॉट पॉसिबल, उससे पहले पहले सब पॉसिबल है। तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? टू रेजोनेंस कंडीशन यहां पर होगी। आंसर की बात करो तो पहला क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो टू रेजोनेंस कंडीशंस। और ये जो कंडीशन होगी कब कब होगी बेटा, ये भी ध्यान रखना, 25 सेंटीमीटर पर होगी और 75 सेंटीमीटर पर होगी। कभी कभी आपसे ऐसे ही बोलते हैं कि मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस बताइए इसमें कितना। मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ रेजोनेंस, ऑर्डर का मतलब वो कौन से नंबर का ऑर्डर एस्टेब्लिश होगा? सेकंड ऑर्डर। तो लास्ट में कौन सा हो रहा है? सेकंड ऑर्डर, उसके बाद तो नहीं हो रहा ना। तो मैक्सिमम ऑर्डर कौन सा हुआ? सेकंड ऑर्डर। अगर 4 बार होता तो फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर का रेजोनेंस यहां पर हो रहा है। 3 बार तो थर्ड ऑर्डर। तो जो भी लास्ट होता है वो ऑर्डर का नेम भी होता है, ऑर्डर भी दिया जाता है। तो कभी ऐसा भी पूछ लेते कौन से ऑर्डर का हो रहा है, बोले सेकंड ऑर्डर का हो रहा है। सेकंड तक हो रहा है, सेकंड के बाद नहीं हो रहा है। फिर उसने एक बात और पूछी, मैक्सिमम और मिनिमम लिक्विड लेवल एट रेजोनेंस कंडीशन क्या होगा? कितना आया? कितना आ रहा है? 95 मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कितना होगा? 40। आपको तो पाइप की लेंथ कितनी है, तो आपको तो मैक्सिमम लेवल तो 120 होना चाहिए उसका। लेकिन आपको तो 120 अगर उसका मैक्सिमम लेवल होगा तो उसका रेजोनेंस नहीं होगा। हमसे क्या पूछा? रेजोनेंस कंडीशन पर मैक्सिमम लेवल पूछा है। इसका मतलब रेजोनेंस भी एस्टेब्लिश होना चाहिए और लेवल भी मैक्सिमम होना चाहिए। तो आपको पता, जब पहली बार रेजोनेंस होता है तो पानी को बहुत कम बाहर निकालते हैं, तो लेवल क्या बचता? मैक्सिमम। इसका मतलब जो रेजोनेंस कंडीशन और मैक्सिमम लेवल की बात करें आपसे, रेजोनेंस कंडीशन में मैक्सिमम लेवल की बात करें तो क्या करेंगे? टोटल पाइप की लेंथ में से पहली वाली रेजोनेटिंग लेंथ माइनस कर देते हैं, तो जो लेंथ यहां पर बचती है वो 95 सेंटीमीटर। ये इसका मैक्सिमम लेवल एट रेजोनेंस कंडीशन कहलाता है। वैसे मैक्सिमम लेवल कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए, लेकिन वहां पर तो क्या सेटअप होगा? रेजोनेंस नहीं होगा। हमें रेजोनेंस कंडीशन पर मैक्सिमम लेवल पूछा है, तो रेजोनेंस कंडीशन मैक्सिमम कब होगा? जब पहली बार रेजोनेंस होगा। तो पहली बार जब होगा तो उसमें पानी को हमने बहुत कम बाहर निकाला है, लेवल क्या होगा? मैक्सिमम बचेगा। तो रेजोनेंस भी हो रहा है और लेवल भी मैक्सिमम कितना होगा? 95 होगा। और मिनिमम पूछे तो बोले मिनिमम का मतलब होगा टोटल लेंथ में से लास्ट वाली लेंथ को माइनस कर दो, तो ये हो गया मिनिमम लेवल हो जाएगा, और वो कितना होगा? 45 सेंटीमीटर होगा। बोले क्यों? बोले हमें पता कि 75 के बाद तो खाली नहीं कर पा रहे उसको। 75 के बाद तो खाली नहीं किया ना, तो जो भी उसका लेवल बचेगा उसका क्या होगा? मिनिमम लेवल। तो ट्रिक भी हो गई आपके लिए। अगर मैक्सिमम लेवल पूछे तो टोटल लेंथ में से पहली वाली रेजोनेंट लेंथ माइनस करेंगे तो ये क्या होगा? मैक्सिमम लेवल आएगा। और लास्ट वाली लेंथ को माइनस करेंगे तो क्या होगा? मिनिमम लेवल आ जाएगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहा है। अब पढ़िए क्वेश्चन नंबर 10, थर्ड एक्सरसाइज। 2005 का क्वेश्चन है, का बहुत पुराना क्वेश्चन है। हाँ बहुत पुराना, पर एग्जाम का आया वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, थर्ड एक्सरसाइज, पढ़िए बस। तो मैक्सिमम लेवल 120। अरे यही क्वेश्चन है। क्या पूछा साले ने? मिनिमम लेवल पूछा है, कितना आएगा? 40। अरे एग्जाम में तो एक ही बात पूछ पाएगा जो भी पूछेगा, और वो एक हमने बोला 3 बातें हो सकती है, ये भी पूछ सकता है, वो भी पूछ सकता है, वो भी पूछ सकता है। बताओ क्या क्वेश्चन आएगा? मिनिमम लेवल पूछा, कितना आया? 45। अगर ऐसा है ना, आप एक और क्वेश्चन करना चाहते हैं तो मैं आपको नंबर देता हूं, घर पे कर लेना प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 200 पर है। घर पे कर लेना, लिख लें कॉपी में। और इस तरह से रेजोनेंस ट्यूब की जो महिमा है पूरी होती है।
तो कैसे हो जाएगा? पाइप ओपन हो गया? नहीं होगा ना, फिर तो खत्म हो गया। कैसे पॉसिबल नहीं? क्वेश्चन तुम थोड़ी बनाओगे, क्वेश्चन तो वो बनाए। हटा दो, बोलो भाई, कर लोगे ना 11 नंबर में? आप देखो 11 नंबर 3 क्वेश्चन पूछे बेटा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? ऑर्डर पूछा है, तो निकाल लेंगे ना ऑर्डर, जो लास्ट वाला सेटअप होगा वो ऑर्डर। बोलो। तो इससे से रेजोनेंस का जो एक्सपेरिमेंट है आर्टिकल पूरा होता है। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कुछ पता है आप लोगों को? हाँ? अबे ओए, एप्लीकेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे। अब एक और वेव बची है, कौन सी? ट्रांसवर्स, तो हम उसकी बात करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। बोले, अरे ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव, इसका सबसे बेस्ट आर्टिकल क्या पढ़ते हैं बेटा? सोनोमीटर वायर पढ़ते हैं। सोनोमीटर की बात करते हैं या सोनोमीटर वायर एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। सोनोमीटर देखा आप लोगों ने? देखो, सोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है। सोनोमीटर बताता हूँ, सब बताऊंगा, आपके लिए तो आया हूं मैं। सोन सोनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है ना, जो लेबोरेटरी में हम यूज करते हैं। और वो यहाँ पर अगर देखें तो वहां पर एक स्ट्रेच्ड वायर होता है, जो दोनों तरफ से बाउंडेड होता है, और उसके अंदर बनती है ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव्स। ये बिल्कुल गिटार जैसा फिनोमिना होता है। अगर देखें तो सोनोमीटर इंस्ट्रूमेंट कुछ ऐसा होता है कि रिजिड सपोर्ट यहाँ पर होता है, और यहाँ पर अगर देखें तो एक लकड़ी का खोखला बॉक्स यहाँ पर होता है। इसमें ये होल्स बने रहते हैं, कॉर्नर पर एक पुली लगी रहती है, और इससे से इस पर वायर पास होता है। और वायर यहाँ पर अगर देखें तो एक वायर है ना, ये इस वायर के फ्रेम पे मास को सस्पेंड किया जाता है। लेबोरेटरी में टेबल होती है, लेबोरेटरी में अगर देखें तो वहां पर है ना, रूम में वहां टेबल पर ये इस तरह का वुड बॉक्स रखा है। लेबोरेटरी रूम जो होता है उसमें टेबल पर एक बड़ा सा खोखली है ना, खोखला वुड बॉक्स होता है, लकड़ी का खोखला बॉक्स होता है, ये रखा हुआ होता है। उसके कोने पे पुली लगी रहती है, पुली से वायर पास होता है, और ये वायर इस रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड होता है, और दूसरे एंड पर हम एक मास को सस्पेंड करके रखते हैं। ये मास क्यों सस्पेंड किया? बोले मास अगर यहाँ पर होगा तो इसकी वजह से ग्रेविटी फोर्स पिक्चर में होगी, जिससे वायर में टेंशन आएगा। अरे वायर स्ट्रेच्ड होगा तो ही तो वायर वहां पर वाइब्रेट कर पाए। तो यहाँ पर स्ट्रेचिंग होनी चाहिए वायर के अंदर, तो स्ट्रेचिंग होने की पॉइंट यहाँ पर मास कनेक्ट करके रखते हैं। अब ये वायर यहाँ पर है और ये लकड़ी का बॉक्स होता है, इस बॉक्स को हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? साउंड बॉक्स होते हैं। बोले साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। जितने भी हमारे वायर बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उनमें वायर अकेला नहीं होता, वायर के साथ साथ वुड बॉक्स और होता है। गिटार, सितार, वीणा, वायलिन, सबके अंदर वायर के साथ एक वुड बॉक्स और होता है। देखा आप लोगों ने? देखा होगा। तो वुड बॉक्स का लॉजिक क्या? पूछते हैं आपसे, वुड बॉक्स क्यों लगाया जाता है? बोले वुड बॉक्स होलो होता है, खोखला होता है, और खोखला होने की वजह से साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। बोले साउंड की इंटेंसिटी कैसे बढ़ाता है? देखो ऐसे बढ़ाता है। ये वायर बेटा यहाँ पर है, और वायर रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड होता है। अब वायर और बॉक्स के बीच में गैप होता है, तो इस गैप को मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पर दो ब्रिज को यूज करते हैं। ब्रिज, ब्रिज समझते हैं आप? ये B1 B2 दो ब्रिज होते हैं जो वायर को रिजिड सपोर्ट देते हैं। इन ब्रिज के थ्रू वायर का कॉन्टेक्ट इस बॉक्स को होता है। ब्रिज समझते? बीच में गैप और यहां से वहां जाना हो तो ब्रिज यूज करते हैं। यार तुम लोग ब्रिज नहीं समझते? ब्रिज, हाँ है ना, यहां से वहां जाना हो, बीच में गैप, तो ब्रिज यूज करते हैं। यहाँ पर क्या होगा? ये वायर है और ये बॉक्स है, बीच में गैप है, तो गैप को मैनेज करने के लिए हम यहाँ पर ये ब्रिज यूज करते हैं। ब्रिज है, ये वायर को रिजिड सपोर्ट भी देते हैं। अब इन ब्रिज के थ्रू सुनना, वायर के वाइब्रेशन इस बॉक्स को ट्रांसफर होते हैं। इन ब्रिज के थ्रू वायर के वाइब्रेशन इस बॉक्स को ट्रांसफर होते हैं। और जब वायर के वाइब्रेशन बॉक्स को ट्रांसफर होते हैं तो बॉक्स अंदर से खोखला है, इसमें एयर पार्टिकल्स होते हैं अंदर। और जब एयर के पार्टिकल्स को वो वाइब्रेशन मिलता है तो वो एयर का पार्टिकल वहां पर ज्यादा अच्छे एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन कर सकता है, क्योंकि वो अंदर से खोखला होता है। और जब ज्यादा अच्छे एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन करता है तो साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। कहने का मतलब ये वुड बॉक्स जो होता है ना, ये अंदर से खोखला है, और इसलिए इसको बोलते हैं साउंड बॉक्स। ये साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। और जितने भी हमारे वायर बेस्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो अकेले वायर नहीं होते, उनके साथ में वुड बॉक्स और लगाया जाता है ताकि साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा मिले। आप कभी बजा के देखते हैं? आपने देखा नहीं? मुझे बजा के देखते हैं तो जो खोखला होता है साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा आती है। बजा के देखते हैं खाली है कि भरा है, पता लग जाता है। हाँ पता लग जाता है। अगर अंदर से खोखला होता है तो साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा अच्छी आती है। बोले क्यों? बोले वो इसलिए आती है कि हम जब यहाँ पर बीट करते हैं और यहाँ भी बीट करते हैं तो यहाँ बीच में गैप है। गैप का मतलब स्पेस, स्पेस का मतलब उसमें एयर पार्टिकल्स।
और जैसे हम उसको बीट करते हैं तो वहां एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको वाइब्रेशन मिल जाते हैं और वो ज्यादा अच्छे एम्पलीट्यूड से ऑसिलेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर गेपिंग होने की वजह से, स्ट्रेस होने की वजह से ऑसिलेशन करते हैं। और ऑसिलेशन का उनका एम्पलीट्यूड क्या होता है? ज्यादा। और जब एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है? ज्यादा फील होती है। तो कहने का मतलब ये ध्यान रखिए, वुड बॉक्स जो होता है अंदर से होलो होता है, ये साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। ऐसे कैसे यहाँ पर होल्स भी होते हैं। आप देखो गिटार में भी देखा होगा होल्स होते हैं वहां पर ऐसे। तो होल्स का लॉजिक क्या है? बोले होल्स के थ्रू क्या होता है कि अंदर के जो एयर के पार्टिकल्स है वो बाहर वाली एयर के पार्टिकल्स सीधे कांटेक्ट में आ जाते हैं, और सीधे अगर कांटेक्ट में आ जाते हैं तो वो ज्यादा एनर्जी, डायरेक्ट एनर्जी सप्लाई करते हैं, डायरेक्ट बाहर वाले पार्ट को एनर्जी देते हैं, तो हमें साउंड की और क्लियरिटी मिलती है, साउंड और क्लियर सुनने को मिलता है, साउंड और ज्यादा क्लियर, मतलब उसकी सेंटेंस की और ज्यादा हमें ऑब्जर्व होती है। अंदर वाले एयर के जो पार्टिकल्स हैं और बाहर वाले जो एयर के पार्टिकल्स हैं आपस में कांटेक्ट में आते हैं, तो ड्यू टू एक्चुअल कांटेक्ट ये सीधा एनर्जी ट्रांसफर करते हैं। अंदर वाला वाइब्रेशन सीधे बाहर वाले को सीधा ट्रांसफर होता है, तो साउंड और ज्यादा क्लियर सुनने को मिलता है। तो साउंड की क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए ये वुड बॉक्स यूज करते हैं, होल्स यूज करते हैं, या साउंड की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए वुड बॉक्स यूज किया जाता है। फिर उसके बाद देखते हैं दो ब्रिज होते हैं, ब्रिज वायर को सपोर्ट देते हैं। हम देखें कि ये जो दो ब्रिज के बीच में जो वायर होता है ना बेटा, इस वायर को हम स्टडी करते हैं, इसी को ही पढ़ते हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हम स्टडी करते हैं। यही हमारे लिए सोनोमीटर वायर कहलाता है। आपको पता है इधर भी वायर है, पर हम उसको स्टडी नहीं करते। ये वायर रिजिड सपोर्ट से बांधने में काम आता है। ये भी वायर होता है, पर हम उसको भी स्टडी नहीं करते। ये वायर में बॉडी को हैंग करने में यूज किया जाता है। दोनों ब्रिज के बीच में जो वायर होता है वही हमारा स्टैंडिंग वायर होता है, हम उसी को स्टडी करते हैं, वही सोनोमीटर वायर कहलाता है। अब ये वायर यहाँ पर ऑसिलेशन करता है, तो इसके अंदर व्यूज बनती है स्टेशनरी व्यू, क्योंकि दोनों तरफ से रिजिड बाउंडेड होता है। और जब स्टेशन बनती है तो इसमें भी क्या बनते हैं? नॉन एनोड बनते हैं। और यहाँ पर अगर देखें तो इसकी बहुत सारी नेचुरल फ्रिक्वेंसीज होती है। इसकी नेचुरल फ्रिक्वेंसी बिल्कुल वैसे के वैसे होती है जैसे ऑर्गन टाइप में पड़ी है। सबसे छोटी फ्रिक्वेंसी होगी, उससे छोटी नहीं होगी, और उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, बहुत सारी होगी। बोलो पढ़ा था ना हमने? तो वो जो फ्रिक्वेंसी यहाँ पर होगी वो हम पढ़ना चाहते हैं कि सोनोमीटर वायर की जो फ्रिक्वेंसीज, नेचुरल फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, सबसे छोटी कितनी होती है, उससे छोटी क्यों नहीं हो सकती, उससे बड़ी होती है तो कौन कौन सी होती है, देखना चाहते हैं। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगता है। यहाँ भी क्या बनेंगे? नॉट एंटोड बनेंगे। क्या बनेंगे? और उनके जो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू है वो डिसाइड कौन करेगा? नंबर ऑफ नॉट एंटोड डिसाइड करते हैं। जितने कम नॉट एंटोड बनेंगे उतनी कम फ्रिक्वेंसी होगी, और जितने ज्यादा नॉट एंटोड बनेंगे उतनी ज्यादा फ्रिक्वेंसी जनरेट होगी। तो हम ये स्टडी करना चाहते हैं कि यार ये सोनोमीटर वायर जो है ना, दोनों बीच के बीच में वायर है, ये कैसे कैसे ऑसिलेशन करता है। तो इसकी ऑसिलेशन की जो फ्रीक्वेंसी उसको स्टडी करना चाहते हैं। तो स्टडी करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस वायर को बाहर निकाल लेते हैं कि बेटा बाहर आ जा, बहुत हो गया, अब तेरे को स्टडी करने वाले हैं। तो ये वायर बाहर आता है, तो बाहर कुछ वायर ऐसा होता है। हम ध्यान रखेंगे, सोनोमीटर वायर की बात करें, गिटार वायर की बात करें, सितार वायर की बात करें, ये वायर जब भी बात करें ये दोनों तरफ से रिजिड बाउंडेड मानते हैं। दोनों तरफ से रिजिड सपोर्टेड होता है, ये दोनों तरफ से रिजिड सपोर्टेड होता है, दोनों तरफ से रिजिड बाउंडेड होता है, तो दोनों तरफ क्या बनेगा? नॉट बनेगा। मान लेते वायर का लेंथ यहां से यहां तक एल है, और ये वायर यहां पर अगर दोनों तरफ से रिजिड बाउंडेड है तो दोनों तरफ क्या बनेगा? नॉट बनेगा। अब हम चाहते हैं कि वायर सबसे पहले सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करे। कौन सी फ्रीक्वेंसी में? सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करे। तो बताओ नंबर ऑफ नोड और एटॉम का नंबर मिनिमम होना चाहिए। अब बताओ मिनिमम कितना होगा? बोले दोनों बाउंड्री पे क्या बनेगा? ये तो फिक्स नोट बनेगा। अरे बोलो। और जब दो नोट की बात हो, दो नोट कभी एक साथ नहीं बनेंगे, बीच में क्या बनेगा? एंटी नोट बनेगा। यानी सबसे छोटा केस अगर मैं देखूं तो यहां पर दो नोट और एक एंटी नोट बीच में बनेगा। इससे छोटा केस पॉसिबल हो तो बता देना, थ्योरी चेंज कर देंगे। बोला होगा ना मैंने, पहले नहीं बोला था? अब रिपीटेशन, आर्टिकल तो रिपीट हो रहा है। तो ये वायर यहां पर है, ये वायर यहां पर है, उसकी लेंथ हम मान रहे हैं एल है, और ये दोनों तरफ से रिजिड बाउंडेड है, तो दोनों तरफ नोट का फॉर्मेशन होगा। और हमें पता है कि दो नोट कभी साथ नहीं बनेंगे, बीच में क्या बनेगा? एक कैटोड। तो सबसे छोटा केस अगर हम यहां पर देखें तो इसमें ये सिचुएशन होगी कि दो नोट और एक कैटोड बने। इससे छोटा केस पॉसिबल। अगर हम इसको लूप्स के फॉर्म में दिखाएं तो कैसे दिखाएं? नोट मतलब नेरो और एंडो मतलब वाइडर। कहने का इसमें सबसे छोटा केस अगर देखें तो एक लूप का फॉर्मेशन होगा। इससे छोटा केस पॉसिबल नहीं। अब आप जो बताओ, ये जो लूप बना है, ये लूप एक है ना, ये लूप जो बना है ये स्टेशनरी वेव है कि प्रोग्रेसिव वेव? स्टेशनरी वेव। क्या बताओ ये लूप अपने आप बन जाएगा?
नहीं बनेगा। हमें वायर को पहले प्लग करके छोड़ना पड़ेगा, उसको जर्क देके छोड़ना पड़ेगा, प्लग करके देना पड़ेगा, प्लग करके छोड़ना पड़ेगा, तभी तो उसमें डिस्टेंस बनेगा। तो प्लग करके छोड़ेंगे तो उसमें डिस्टेंस जनरेट होगा, वो दोनों तरफ जाएगा, मीडियम बाउंडेड है, लौट के वापस आएगा, दोनों मिलेंगी तो बनेगा स्टेशनरी वेव, एक लूप बनेगा। तो एग्जामिनर कभी कभी ये भी पूछता है कि इस वायर को प्लग कहां करें, जर्क कहां दें, इसमें एक लूप का फॉर्मेशन हो गया। तो बोले यार हम जिस पॉइंट पे प्लग करते हैं वहां पर हमेशा एंटीनोड बनता है। बोलो, वायर को खींच कर छोड़ते हैं तो वहां क्या बना देते हैं, एंटीनोड। हम वायर के जिस पॉइंट पे प्लग करते हैं वहां क्या बनता है, एंटीनोड। या फिर हमें प्लग वहीं करना चाहिए जहां हम एंटीनोड बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस वायर की लेंथ एल है और इस एल लेंथ में वायर में एक लूप का फॉर्मेशन कितना, और जब एक लूप का फॉर्मेशन हो तो बताओ एंटीनोड भी कितना बनेगा, एक। और वो कहां बनेगा, मिडिल में बनेगा। तो बताओ प्लग भी कहां करें, मिडिल में। तो हम ध्यान रखें जब भी इस वायर को मिडिल से प्लग करते हैं तो इसमें यहां क्या बनेगा, एंटीनोड, दोनों तरफ क्या बनेगा, नोड, और एक लूप का फॉर्मेशन होगा। और जब यहां से प्लग करते हैं तो इस डिस्टेंस को मेजर करते हैं रेजिडेंट से, ये रेजिडेंट है बेटा, यहां से मेजर करते हैं तो ये जो डिस्टेंस कहलाते हैं इसको बोलते हैं प्लगिंग डिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, ये प्लगिंग डिस्टेंस कहलाती है। और इस डिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर कितना होता है, L/2 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई लेंथ L का वायर है, L लेंथ का वायर, उसको मिडिल से प्लग करते हैं तो वहां पर एक लूप का फॉर्मेशन होता है। मिडिल से प्लग करेंगे तो वहां क्या बनेगा, एंटीनोड, दोनों तरफ क्या बनेगा, नोड, एक लूप बनता है। यानी उस सिचुएशन में वो वायर सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करता है। बोलो, और जब मिडिल से प्लग करते हैं तो ये डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं, रेजिडेंट से। बताओ ये डिस्टेंस कितनी होगी, L/2। इसको बोलते हैं प्लगिंग डिस्टेंस। ओके, तो ध्यान रखना अगर वायर एल लेंथ का है और उसको मिडिल से प्लग करते हैं तो सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट करता है, और वो फ्रीक्वेंसी उसकी कौन सी होती है, फंडामेंटल कहलाती है। उसमें सबसे कम नंबर ऑफ लूप बनते हैं, एक लूप का फॉर्मेशन होता है। अब फ्रीक्वेंसी को स्टडी करें तो लूप कितना बन रहा है, और एक लूप कितना ही छोटा हो कितना ही बड़ा हो, इसकी लेंथ कितनी, लेमडा बाई नहीं होती, बताओ। तो लेमडा बाई 2 यहां पर होता है, और इसको कितना होगा, ये थ्योरेटिकल डिस्टेंस है, प्रैक्टिकल डिस्टेंस से बराबर करेंगे। पहला केस लेमडा 1 बाई बोल सकते हैं। तो लेमडा 1 का वैल्यू कितना होगा, 12 होता है, नहीं होगा, बताइए। और जब लेमडा का वैल्यू यहाँ पर 12 होता है, जब लेमडा का वैल्यू 12 होता है तो बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, बी अपॉन लेमडा 1। इट मींस यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बी अपॉन 12 होती है। बच्चों इस बार का सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी कितना होगा, बी अपॉन 12। बोलो, बी कौन है यहाँ, बी कौन है, स्पीड ऑफ ट्रांसफर बिटवीन वायर होता है, और वो वायर का स्पीड हमने पढ़ लिया पहले, कितना होता है, बोले ये होगा 1/12, और यहाँ लिखना पड़ेगा √T/μ होता है। कहने का मतलब इस वायर का सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी को लिखा जाए तो कितना होगा, 1/12 √T/μ होता है। एल कौन, वायर की लेंथ, टी कौन है, टेंशन वायर, और यहाँ म्यू कौन है, वायर का लीनियर मास डेंसिटी होता है। तो ये सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी है, क्या बोलना पड़ेगा इसको, ये इस वायर का सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के नेम से जाना जाता है, या इसको बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक के। आपको तो ये फ्रीक्वेंसी सेम ओपन ओपन पाइप में आया था, क्योंकि वहां भी एक लूप बन रहा था पहले केस, आधा ऊपर आधा नीचे। मतलब कितना बनेगा, एक लूप, तो फ्रीक्वेंसी कितनी आई थी, V/2। वहां भी V/12 था, यहाँ भी V/2 है, लेकिन ध्यान रखना वहां V कौन था, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैसियस मीडियम था, √γ/μ, लेकिन यहाँ V कौन है, √T/μ होता है। ये डिफरेंस है। ये सबसे छोटा केस है, इस केस में जो फ्रीक्वेंसी बनाएगा ये इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इससे छोटा नहीं बना सकता, लेकिन इससे बड़ा तो बना सकता है। बोलो इससे बड़ा क्या होगा, बोले इससे बड़ा जो होगा यहाँ पर वो ये केस होगा। अरे इससे बड़ा क्या केस क्या होगा, बोले इसमें 2 लूप का फॉर्मेशन होगा। हमेशा ध्यान रखेंगे, ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, दोबारा बता रहा हूँ। अरे चाहे सीओबी का केस हो, चाहे ओबी का केस हो, चाहे गिटार का वायर का केस हो, हमेशा 2 कॉन्जिक्यूटिव केस में एक एक लूप का डिफरेंस चलेगा। तो पहले केस में कितना था, एक, तो अगले केस में कितने होंगे, 2 लूप बनेंगे, इससे छोटा केस पॉसिबल नहीं। हमेशा ध्यान रखना यार, ध्यान रखेंगे यार, पेपर में 3 ही आर्टिकल पढ़ने, क्या क्या, सीओपी, ओपी, सोनोमेट्रा। कोई भी 2 कॉन्जुगेटिव केस में हमेशा क्या होगा, एक लूप का डिफरेंस होगा। पहले में 1 तो अगले में 2 बनेगा। अब आप बताओ 2 बनेगा तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, नॉट होगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इसको प्लग कहां करें, किसमें 2 लूप बनता है। तो आपको पता है हम प्लग कहां करते हैं, एंटीनोड की पोजीशन पर करते
है ना भाई। लेकिन एनोड तो यहाँ पर दो बन रहे, क्या दोनों जगह प्लग करें? बोले नहीं, ऐसा नहीं करते, प्लग हमेशा एक ही बार करना होता है, एक ही जगह करना होता है। कहां करना होता है बता देता हूं मैं आपको, ध्यान रखना। आज कोई भी एक रेजिडेंट फिक्स कर ले, क्या फिक्स करेंगे? रेजिडेंट, रेजिडेंट फिक्स कर लें, उससे जो नियरेस्ट एंटीनोड होता है वहां से प्लग करते हैं और वहीं से उसका डिस्टेंस मेजर करते हैं, और वो जो डिस्टेंस यहां पर आता है वो उसको बोलते हैं प्लगिंग डिस्टेंस। बोलिए, कोई भी एक रेजिडेंट आप फिक्स कर लें, वहां से जो नियरेस्ट एंटीनोड होता है वहां से प्लग करते हैं, और जब वहां से प्लग करते हैं तो वहीं से उसकी डिस्टेंस को भी मेजर करते हैं, उस डिस्टेंस को बोलते हैं प्लगिंग डिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ये फिक्स किया, ये रेजिडेंट, तो हम इधर से इधर चलेंगे तो बताओ ये पहला आएगा, तो ये इसका नियरेस्ट एंटीनोड है, तो हम यहां से प्लग करेंगे और यहीं से इसके डिस्टेंस को मेजर करेंगे, और ये डिस्टेंस यहां पर जो भी होगी इसको बोलेंगे प्लगिंग डिस्टेंस एक्सपी। और ये डिस्टेंस कितनी होगी? L/4 होती है। बोलो ना, टोटल लेंथ कितनी है उसका, कितना होगा? बाई 4 होगा। देखो ना, यहां से यहां तक का लेंथ L, तो यहां तक और यहां तक L/4। अब यहां प्लग कर ले तो फिर यहां प्लग करने की जरूरत, हम प्लग एक की बार करते हो, कितना हो? L/4। हम L/4 को चाहे तो ऐसा बोल सकते हैं L/2 इंटू, अच्छा लगता है L/2 इंटू, बोलो यहां कितना था L/2, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं L/2 इंटू 1, नहीं बोल सकते 1। अब ये 1 2 क्या दिखा रहे हैं? नंबर ऑफ लूप दिखा रहे हैं। इसका मतलब अगर ये है तो ये एक यहां पर लूप, तो एक यहां पर हो गया, यहां पर 2 लूप, तो यहां 2 हो गया। इसका मतलब प्लगिंग का कॉन्सेप्ट आ गया क्या, कि जो भी वायर की लेंथ होती है उसका आधा कर, जो भी वायर की लेंथ होती है उसको, और साथ में नीचे डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ लूप मल्टीपल कर देते हैं, तो प्लग की डिस्टेंस आ जाती है। मान लीजिए मेरे को 3 लूप बनाने, टोटल लेंथ आधा करेंगे L/2, और साथ में नीचे नंबर ऑफ लूप कितना? 3, तो L/2 इंटू 3 L/6। यही तो हो रहा है। आप बताओ, एक एल लेंथ में 3 लूप बनाओ, एल लेंथ में 3 लूप, तो हर एक लेंथ लूप की लेंथ कितनी होगी? L/3, और उसका भी आधा L/6। यही तो कर रहे हैं हम लोग, और क्या कर रहे हैं? तो हमने बोला यार टोटल वायर की जो लेंथ है उसका आधा करते हैं, और नीचे डिनोमिनेटर में क्या करते हैं? नंबर ऑफ लूप मल्टीपल कर देते हैं। अरे बोलो भाई, 5 लूप बनाने होते, L/2 इंटू 5 L/10 हो गया। बोलो 100 लूप बनाने हो तो L/2 इंटू 100 L/200 हो जाए। कहने का मतलब कॉन्सेप्ट बन गया, प्लग इन का फॉर्मूला क्या हो गया कि टोटल डिस्टेंस आधा करते हैं, टोटल लेंथ का आधा करते हैं, और साथ में नीचे नंबर को मल्टीपल कर देते हैं, तो प्लग की डिस्टेंस आ जाती है। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि यहां पर प्लग कर ले, यहां प्लग करने की जरूरत, ठीक है? लेकिन कुछ बच्चे ऐसे ही बोलते हैं, सर हम इधर बैठे हैं, हम इधर से मान सकते हैं रेजिडेंट, बिल्कुल मान सकते हैं। अगर आप यहां से मान सकते हो, यहां से यहां चलो, तो बताओ ये यहां का क्या होगा? प्लग की डिस्टेंस होगी यहां, बोलो। और जब यहां से यहां तक ये होगा ना, यहां प्लग करेंगे तो डिस्टेंस यहीं से मेजर करोगे, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? L/4 हो। अब यहां प्लग कर ले तो फिर यहां प्लग करने की जरूरत नहीं, मतलब दोनों कंडीशन में प्लग कर सकते हैं, लेकिन दोनों की केस में लेंथ कितनी आएगी? L/4। बोलिए, अब बात करते हैं लैम्डा की। बताओ एक लूप की लेंथ कितनी होती है? लूप कितना ही छोटा हो, कितना ही बड़ा हो, एक लूप लैम्डा बाय कितने लूप्स? तो 2 टाइम्स ऑफ लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू L। बताओ लैम्डा कितना होगा? लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर 2L/2 होगा। देखो आप ध्यान से, इसको लैम्डा 2 बोल सकते हैं, बोलो ना यार। तो यहाँ लैम्डा कितना था, यहाँ कितना है? अबे जितने ज्यादा लूप बनेंगे उतना लैम्डा कम होता जाएगा, और लैम्डा कम तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होती जाएगी। बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? N2 इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे V/λ2, इट मींस 2V/2L। क्या लिखना चाहिए? 2/2L अंडरवुड T/, बोलो। तो ये फ्रीक्वेंसी इसका पहला हायर फ्रीक्वेंसी हुआ। क्या बोलना चाहिए इसको? फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं, या इसको बोलते हैं सेकंड हार्मोनिक कहते हैं। वो तो पहले केस में कितना लूप था? एक। फ्रीक्वेंसी कितनी बनी? V/2। दूसरे केस में 2 लूप, 2V/2। तीसरे केस में 3 लूप आएगा, 3V/2। मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है? V/2L, 2V/2L, 3V/2L, 4V/2L। रेशियो क्या आएगा? 1:2:3:4:5। ये कौन सा हार्मोनिक है? ये कौन सा है? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब हार्मोनिक। अरे फर्स्ट हार्मोनिक भी है, सेकंड हार्मोनिक भी है, थर्ड हार्मोनिक भी है। इसका मतलब और इवन दोनों हार्मोनिक्स, कहने का मतलब नंबर ऑफ हार्मोनिक्स ज्यादा है। अब जब नंबर ऑफ हार्मोनिक्स ज्यादा है तो साउंड की क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, सुनने को ज्यादा मीठा लगता है। तो बिल्कुल लगता है गिटार सबको अच्छा लगता है। मतलब ये केस बिल्कुल वैसे के वैसे ही जैसा ओपन पाइप है, ध्यान रखना आप। अगर आप इसको भूल जाए तो उसको रिकॉल करना, किस ओपन पाइप जैसा ये है वैसा वो है, बस वहां भी
अंडर गामा एंटी नंबर, यहाँ वी कौन है? अंडर टीएफ। पहले केस में ऐसा, दूसरे केस में ऐसा। ओके, ऐसे आगे 1000 केस हो सकते, नहीं हो सकते? तो हर केस को मैनुअली प्लॉट नहीं कर सकते, तो फिर हम उसके लिए एक जनरल केस बना रहे हैं, और वो आप सबके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले इनको नोट करना चाहते हैं कि वो भी समझना चाहते हैं, तो वो भी समझना, तो फिर पेन ड्रॉप कर दो, आप समझ लो पहले। हम मान लेते हैं कि मेरे पास एक वायर है, उसकी लेंथ यहाँ पर एल है, उसको एक दो नहीं बहुत सारे लूप्स बन रहे हैं, बहुत सारे जो लूप्स बन रहे हैं उनकी नंबरिंग में आपको बता रहा हूँ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इसमें 8 फॉर्मूले बनेंगे छोटे छोटे, और वो 8 अपने अपने क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मान लेता हूँ कि वायर सोनोमीटर वायर है, उसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक एल है, और इसके अंदर एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लूप्स बन रहे हैं, और उन लूप्स की जो नंबरिंग है वो मान लेते हैं पी लूप्स बन रहे हैं। कितने लूप्स बन रहे हैं? पी लूप्स बन रहे हैं। बोले सर पी वर्ड कहां से आया, ये बताओ। बोले सर एन लूप्स नहीं बोल सकते हैं, एन तो फ्रीक्वेंसी नाराज हो जाएगी। एम नहीं बोल सकते, एम कल बोल चुके हम, ओवर टॉर्क, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एम नहीं बोल सकते और एन नहीं बोल सकते, एम एन ओ भी नहीं बोलना चाहते, ओ खुद लूप है सर, ओ ए लूप, ओ नहीं बोल सकते, फिर क्या बचा? पी, तो हम बोलेंगे पी लूप्स। एम नहीं बोल सकते, एन नहीं बोल सकते, ओ नहीं बोलना चाहते, तो फिर क्या बोलेंगे? पी। तो मैंने बोला पी नंबर ऑफ लूप्स। हर बात का लॉजिक एक्चुअली अपने पास याद रखना, ये पी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसलिए याद करा रहा हूं मैं आपको। पी यहां कौन है? नंबर ऑफ वायर की लेंथ एल है, इसमें एक नहीं दो नहीं बहुत सारे लूप बन रहे, उनकी नंबरिंग कितनी? पी है। सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होता है, इसको प्लग कहां करें कि इसका पी लूप बन जाए। तो आपको प्लगिंग का मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था क्या? कोई भी एक एजेंट फिक्स कर लें, उससे जो नियरेस्ट एंटीनोड है वहां से प्लग करते हैं, और वहीं से उसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और वो डिस्टेंस क्या कहलाएगी? प्लगिंग डिस्टेंस। मैं मान लेता हूं ये रेजिडेंट है मेरा, ये रेजिडेंट, तो मैं इधर चलूंगा तो सबसे पहले एंटीनोड ये आएगा, और यहां से हम प्लग करेंगे, और जब यहां से प्लग करेंगे तो यहीं से इसके डिस्टेंस को मेजर करते हैं, और जब डिस्टेंस मेजर करते हैं तो बताओ ये डिस्टेंस एक्सपी कहलाएगी, और कितनी होगी? L/2 इंटू पी होगी। पहला फॉर्मूला आपके सामने है, L/2 पी, टोटल लेंथ का, और साथ में नीचे डिनोमिनेटर में L/2 पी। ओके, ये प्लग इन। अब एक बात और समझो, हम जब वायर को मिडिल से प्लग करते हैं तो एक लूप बनता है, थोड़ा और पास से प्लग करते हैं तो लूप 2 हो जाते हैं, और पास से करेंगे 3 लूप, और पास से करेंगे 4, जितना पास से प्लग करेंगे उतने नंबर ज्यादा होते हैं। अब एक गिटार बजाने वाला देखा होगा ना, अपने ऐसे प्लग करता रहता है, जितना दूर से प्लग करता है उतनी फ्रीक्वेंसी कम आती है, जितना पास से प्लग करते हैं, जितना पास से प्लग करते हैं, जितना पास से प्लग करते हैं उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। जिसको गिटार बजाना आता है, सिखा रहा हूं मैं, समझ ले। ये रेजिडेंट है, और जिससे जितना दूर प्लग करते हैं उतनी फ्रीक्वेंसी कम बनती है, और जितना पास प्लग करते हैं उतनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। जितना प्लगिंग डिस्टेंस कम होगा ना बेटा, उतने नंबर ज्यादा बनते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ओके, याद रहेगी बात? L/2 इंटू पी। अब जैसे वायर को प्लग करते हैं ना बेटा, वैसे वायर को टच भी करते हैं, नहीं होता टचिंग डिस्टेंस। अब ऐसा थोड़ी पॉकेट में हाथ रखा बोला गिटार बाज, गिटार को ऐसा रखना पड़ता है स्टाइल से, यो, और यहां प्लग करते हैं और यहां टच भी करते रहते, नहीं होता है ऐसा? तो गिटार को प्लग करते हैं और यहां टच करते हैं। प्लग का मतलब वायर को खींच के छोड़ते हैं, एंटीनोड बना रहे होते। प्लग का मतलब एंटीनोड फॉर्मेशन, और वैसे वायर को टच करते हैं, टच करने का मतलब नोड फॉर्मेशन। ध्यान रखेंगे, वायर के जिस पॉइंट पे प्लग करते हैं मतलब वहां क्या बनता है? एंटीनोड फॉर्मेशन होता है। वैसे वायर को टच करते हैं, टच करते हैं, टच नोड फॉर्मेशन होता है। अरे वायर के जिस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पर जो वायर का पार्टी प्रेजेंट है उसके वाइब्रेशन को स्टॉप कर रहे हैं हम लोग, तो इसका मतलब क्या बना रहे हैं? नोड का फॉर्मेशन। तो जैसे प्लग करते हैं वैसे टच भी करते हैं। टच कहां करेंगे? नोड की पोजीशन पे टच करेंगे। यस, हम जहां टच करेंगे, हम जहां टच करेंगे वहां नोड बनेगा, या फिर हमें वही टच करना चाहिए जहां नोड बनाना चाहते हैं। यस नो? तो टचिंग का होगी नोड की पोजीशन, और प्लगिंग का होगी एंटीनोड की पोजीशन। लेकिन आपको तो नोड एंटीनोड बहुत सारे बनते हैं, तो हर जगह टच करते करेंगे क्या? बोले नहीं, हमारी भी कोई रेपुटेशन है ऐसे नहीं। कहां टच, कहां प्लग करेंगे? बोले कहां टच करेंगे? बोले रेजिडेंस फिक्स करेंगे,
और रेजिडेंस से जो नियरेस्ट एंटीनोड है वहां तो हम प्लग करते थे, वैसे के वैसे रेजिडेंस से जो नियरेस्ट नोड है वहां टच करते हैं और वहीं से उसकी डिस्टेंस को मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टचिंग डिस्टेंस। तो मैंने कहा ये रेजिडेंट है ना भाई, इससे जो नियरेस्ट एंटीनोड है वहां पर हम क्या कर रहे थे, प्लग कर रहे थे, बोलो। तो यहां से जो नियरेस्ट नोड की पोजीशन है वहां टच करते हैं और जब वहां टच करते हैं तो वहीं से उसके डिस्टेंस को मेजर करते हैं, ये टचिंग डिस्टेंस कहलाती है। पर एक प्रॉब्लम और है कि प्लकिंग और टचिंग दोनों एक तरफ नहीं कर सकते। अरे एक तरफ कैसे करेंगे, एक हाथ क्या करेगा बेटा, प्लग करेगा फिर टच करेगा, प्लग करेगा फिर टच करेगा, कंफ्यूज हो जाएगा साला करना क्या है। तो क्या करता है फिर कि ये यहाँ पर एक हाथ को फिक्स है, इसको प्लग प्लग करना है, इसको टच टच करना है। जैसा इधर से होता है वैसा अर्जुन उधर से होता है, जैसा इधर से होता है अर्जुन उधर से होता है, तो हम इधर प्लग प्लग करते हैं, उधर टच टच करते हैं, तो टच इधर से करते हैं। अब बताओ टच कहां करेंगे, बोले जो रेजिडेंट यहां पर फिक्स किया है उससे जो नियरेस्ट नोड की पोजीशन है, अरे यहां टच करते हैं और जब यहां टच करते हैं तो ये डिस्टेंस मेजर करते हैं और ये डिस्टेंस टचिंग डिस्टेंस कहलाता है। अब बताओ टचिंग डिस्टेंस कितनी होगी, तो बताए ये कौन थी, एक्सपी थी, एक्सपी इतनी थी, और ये कौन है, नॉट से नॉट का डिस्टेंस हो गया, तो ये ट्वाइस ऑफ एक्सपी होगी। सोचो, तो ध्यान रखेंगे टचिंग डिस्टेंस का वैल्यू होता है 2 into एक्सपी होता है और उसका वैल्यू कितना बनेगा, L/P होता है। दूसरा फॉर्मूला आपके सामने आया, पूछते एग्जाम में, ध्यान रखेंगे, जैसे प्लकिंग होता है वैसे टचिंग होता है। प्लकिंग का फॉर्मूला क्या हो गया, L/2P, तो ये उसका डबल होता है, तो कितना होगा, L/P होता है। बोलो, अब आगे चलते लेमडा की बात करते हैं। बताओ एक लूप की लेंथ कितनी होती है, लेमडा बाई, कितना ही छोटा हो एक लूप कितना होता है, लेमडा बाई, कितने लूप से हैं, तो P टाइम्स ऑफ लेमडा बाई 2 इक्वल्स टू कितना होगा है, बोलो ना यार। अब आप बताओ कितने लूप हैं, P, तो P टाइम्स ऑफ लेमडा बाई 2 इक्वल्स टू L हो गया, तो बताओ लेमडा का वैल्यू कितना बनेगा, 2L/P होता है। बस ध्यान रखिए लेमडा P लूप के करस्पॉन्डिंग है, इसलिए इसको लेमडा P लिख देते हैं, लेमडा P का वैल्यू 2L/P होता है। ध्यान देखो, जितने लूप ज्यादा होंगे उतना लेमडा कम, और जितना लेमडा कम होगा उतनी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। बताओ फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, V/λP, इट मींस PV यहां पर अपॉन 2L बोलेंगे, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, PV/2L, या इसको और ओपन कर दो क्या बनेगा, P/2L √T/μ होता है। बच्चों P लूप के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही वायर की, P/2L √T/μ होता है। तो P कौन है, L कौन है, T कौन है और म्यू कौन है, लीनियर मास डेंसिटी होता है। ध्यान से देखो, ये फ्रीक्वेंसी इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का कितना गुना आ रहा है, P गुना आ रहा है, P टाइम्स आ रहा है, तो बताओ कौन सा हार्मोनिक है, इसको बोलते हैं पीथ हार्मोनिक। इसका मतलब ये हुआ कि जितने लूप उतने हार्मोनिक होते हैं। अरे एक लूप फर्स्ट हार्मोनिक, 2 लूप सेकंड हार्मोनिक, 5 लूप फिफ्थ हार्मोनिक, 10 लूप 10th हार्मोनिक, 15 लूप 15th हार्मोनिक, P लूप पीथ हार्मोनिक, जितने लूप उतना हार्मोनिक, याद आ जाएगा, बोलो ना यार। तो बताइए ओवरटोन कौन सा होगा, तो P-1 ओवरटोन होगा, एक कम होगा ना यार ओवरटोन। तो आप देखो ये 2 लूप थे, कितना ओवरटोन है, 2 में पहला, 3 में दूसरा, तो P में P-1 ओवरटोन। एंटीनोड कितने होंगे, बच्चों एक लूप में एक एंटीनोड होता है, देखो ना बाउंड्री, अरे दोनों तरफ तो नोड है, एक लूप में कितना एंटीनोड है, एक, 2 लूप में कितने हैं, तो P लूप में कितने होंगे, जितने लूप में उतने एंटीनोड है ना यार, एक लूप में कितना है, तो 2 लूप में कितने हैं, तो P लूप में कितने होंगे, Pn, जितने लूप उतना एंटीनोड, और जितने एंटीनोड उतने नंबर का हार्मोनिक, बोलो ना यार। तो यहाँ पर P एंटीनोड का नंबर, तो नोड के नंबर कितने होंगे, P+1 होगा, एक ज्यादा होगा ना दोनों तरफ बाउंड्री पर, तो नोड यहाँ पर एक ज्यादा होगा, P+1 नोड होगा। ध्यान से देखो, इसमें 8 बातें बताई मैंने आपको, ये 8 अपने आप छोटे छोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं आपसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 4 ये, और सब में P इंक्लूड है। P कौन है, इसलिए आपको याद करना था P कौन है, नंबर ऑफ लूप है। अगर आपको ये पता हो तो ये सब 8 बातें पता कर सकते हैं, और ये 8 पॉइंट ऐसे हैं जो हमें याद रखने हैं, याद लॉजिकली याद रखना है, ऐसा नहीं रटना है। हर फॉर्मूले को मैंने समझाया आपको, लॉजिकली आपको ध्यान रखना कैसे बनता है। आप लिखिए, यही है सोनोमीटर वायर।
जितने लूप उतने एंटीना हो। एक लूप में एक ही एंटीना बना बीच में, दो लूप में दो बने तो पी में पी एंटीना। नोड ज्यादा होगा बेटा, जो तू बोल रहा ना, तो वो नोड है एक्चुअली। दोनों तरफ नोड नोड है ना, तो दो नोड होंगे, एक में दो तो दो में तीन, तीन में चार, तो पी में P+1। क्या हुआ? एग्जाम का डेट आ गया ना, 17। मैंने बताया था आपको पहले। क्लास तो लग गई ना यार, चार्ट लग तो गया यार, तुम क्या करो? 5 कैसे लगे हो? 4 तो तुम पढ़, 3 तो तुम ढंग से पढ़ते नहीं हो यार, इधर के उधर, उधर के इधर जंप मारते रहते हो। दोस्त वही कोड करा दो। परेशान है। हो जाएगा यार सर, बस घबराओ। आप तो एक काम करो, मतलब आपको ऐसा नहीं सोचना कि क्या बच रहा है, आप तो क्या पढ़ लिया, पढ़ा दिया है, वो पढ़िए आप। कितना बचा वो एलन की जिम्मेदारी है यार, एलन करवाएगा आपको। आपको टेंशन मत लो कितना बाकी कितना नहीं, आप टेंशन मत लो। आप ज्यादा सोचो मत ऐसा। आपको जो पढ़ा है ना उसको अच्छे से पढ़ते रहो यार। हमारी ड्यूटी हम करवाएंगे ना इसको, चिंता मत करो आप। एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से करवा दो यार। एग्जाम का मतलब एग्जाम से पहले पहुंचेगा, मतलब एग्जाम का अच्छा केक मिलेगा आपको। अरे यार तुम लोग उसके लिए, आप तो ग्लास एक है और एक ग्लास आधा भरा हुआ है, आधा खाली, क्या देखना चाहिए? भरा हुआ देखना चाहिए, आधा भरा। पॉजिटिव रखो, जो पढ़ा है उसको पढ़ते रहो आप। जो नहीं पढ़ा उसके पीछे क्यों पढ़ रहे हो? पढ़ा देंगे आपको, हमारी जिम्मेदारी है ना, पढ़ाएंगे ना, पैसे लिए तुमसे, पैसे की बात कर। कायम पढ़ा दिया तुम्हें और अच्छे से पढ़वाया, तो ज्यादा लेक्चर दिए तुम लोगों को काइनेमेटिक्स। क्या पढ़ लो आप ही है। वैसे काइनेमेटिक्स में लोड नहीं लेना चाहिए, आप बेकार अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, कोई मतलब नहीं। जो अरे यार आता क्या काइनेमेटिक्स में, समझ में नहीं आ रही है। और बेसिक मैथ है उसको सब हमने पहले यूज कर लिया, उसको पीछे मत पड़ो आप, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। क्या करना है उसको, क्या मजा लेने से थोड़ी आए हम लोग, हमें तो सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन से तो आ रहे हैं टीचर, मंडे ट्यूसडे को आ जाएंगे ना। हैं? हाँ तो हो जाएगा ना, वही तो बचा यार। फोर्थ चल रहा है, मतलब फिफ्थ चल रहा है, फोर्थ स्टार्ट हो जाएगा, बस चलता रहेगा। 30 लेक्चर 35 लेक्चर आर्टिकल है। 35 का मतलब ये है कि 1.5 महीना हो जाएगा, तो 1.5 महीना आराम से हो जाएगा अपना। जून मतलब 17 मई, 20 मई तक सिलेबस हो जाना चाहिए यार। 20 में तो होगा ना यार, गजब करो तुम। 17 जुलाई को एग्जाम में 2 महीने 1.5 महीने पहले फ्री कर तो रहे आपको। केमिस्ट्री नहीं होगा, हो जाएगा यार। अरे लास्ट में बहुत स्पीड बढ़ जाती है, क्लासेस मर्ज हो जाती है। क्लासेस मर्ज भी हो जाती है बेटा, ऐसा नहीं है। वो सारे बच्चे जो होते हैं ना, वो पढ़ने में लग जाते हैं, फिर आते हैं, तो आप दोनों के बैच में मर्ज कर देंगे। 5 मिनट बच्चे मेरे पास, 3 क्वेश्चन करने मेरे को, और वो करके जाऊंगा मैं, ध्यान रखना। उसके पहले जाऊंगा नहीं मैं, इसलिए नोट करो फटाफट। और हमने जो पढ़ा है इनको यूज करेंगे हम लोग, है ना? ये नोट करिए भाई। क्या कह रहे हो? क्यों लास्ट है क्या अभी? मैं भी एक और है ना तुम्हारे पास। मेरी लास्ट कब है? अभी तो टाइम है यार, चलता रहेगा। मैं गिटार बजाता नहीं, सिखाता हूँ बस। क्वेश्चन नंबर आपको करना है 73, एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 का 73 क्वेश्चन पढ़िए भैया।
वेलोसिटी वेव का। तो किसकी वेलोसिटी है? वेव किससे बनी थी स्टेशन में? क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ेंगे आप। पढ़ा? हो गया? क्वेश्चन नंबर 73 में आप बताओ कौन से हार्मोनिक का केस है? सेकंड हार्मोनिक का केस है, मतलब नंबर ऑफ लूप 2, मतलब क्वेश्चन में पता लग गया पी का वैल्यू 2। बोलो बेटा, अब क्या पूछा है? एक्सपी पूछा और एक्सटी पूछा, प्लकिंग स्थिति पूछा और एक्सटी पूछा, निकाल लेंगे। प्लकिंग का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? टोटल लेंथ का आधा करेंगे, लॉजिकली ध्यान रखना मत। टोटल लेंथ का आधा करेंगे और साथ में नीचे नंबर ऑफ लूप मल्टीपल करने, बस एल पर होगा। अब एल तो एल है, 2 है, पी का वैल्यू कितना 2, तो कितना आएगा L/4। ये प्लकिंग डिस्टेंस की वैल्यू आ गई आपके पास। तो टचिंग क्या आएगा बताओ? 2 इंटू एक्स पी, इसका डबल होता ध्यान रखना। और ये कितना होगा? L/P, और L/P का मतलब L/2। तो ये हो गया L/2 और ये होगा L/4। नहीं कर सकते बताओ? तो एक क्वेश्चन और करिए, देखो ये एपीएमटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोल्व करना सब लोग कैसे पूछता है। क्वेश्चन नंबर 80, एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 80, एक्सरसाइज 1। नहीं हुआ, हो गया। क्वेश्चन में आपसे बोला एक वायर है, उसकी लेंथ 1 मीटर है, सुनो कितना है, और उसको प्लग कहां से किया? 0.25 मीटर की पोजीशन से प्लग करते हैं। इसका मतलब आपको क्या दिया? प्लगिंग डिस्टेंस दे दिया उसने, कितना? 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब 0.25 मीटर। तो बताइए प्लगिंग का फॉर्मूला क्या होता है? प्लगिंग का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? L/2P। बताओ प्लगिंग की वैल्यू कितनी है? 0.25, और लेंथ की वैल्यू कितनी है? और 2 इंटू नंबर ऑफ पी, यहाँ पर लूप। तो बताओ प्लगिंग डिस्टेंस पता हो तो नंबर लूप पता कर सकते हैं, कितना आएगा? पी का वैल्यू कितना आएगा? पी का वैल्यू 2 आएगा। अभी तक हम लोग क्या करते थे? नंबर ऑफ लूप देते थे तो एक्सपी पूछते थे। इस क्वेश्चन में क्या पूछा? उल्टा पूछ ले, उसने क्या करा? एक्सपी दे दिया और आप पी पूछा, तो पी कितना हो गया? 2। अब हमें पता P2 है, इसका मतलब सेकंड हार्मोनिक का केस। बोलो, तो सेकंड हार्मोनिक का केस है, तो आपसे पूछे सेकंड हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी बताओ कितना। तो बताओ सेकंड हार्मोनिक का फॉर्मूला क्या होता है? n इक्वल्स टू, बोलो फ्रीक्वेंसी क्या लगेंगे? P/2L/T/, सोल्व करो। पी का वैल्यू 2, 2 इंटू यहाँ पर एल कितना? 1 मीटर, अंडर रूट टेंशन कितना बेटा? 20 न्यूटन दे देगा। म्यू कितना दिया?
ये ध्यान रखना, 0.5 इंटू 10⁻³ बोलना पड़ेगा, क्योंकि ग्राम में दिया ना उसने, इसको सी एसआई में लिखेंगे तो क्या होगा, 0.5 इंटू 10⁻³ केजी पर मीटर। सोल्व कर सकते हैं, बताओ कितना आएगा, 200 हर्ट्ज। नहीं कर सकते, बताइए। प्लकिंग दे दिया था तो पी निकाल लिया, पी सोल्व कर। एक को करेंगे अब, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, देखो आईआईटी एडवांस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और कैसे पूछता है वो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 3 सोल्व करना बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं तो वो चेक कर लेता है इस क्वेश्चन से कि आपको पूरा सोनोमीटर आता है कि नहीं आता। सब बातें पूछ ली उसमें, देखो इनडायरेक्टली कितनी अच्छी क्रिएटिविटी करते हैं उस क्वेश्चन में वो लोग। पढ़ना आपके लेवल का क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं, करिए उसको। क्वेश्चन नंबर 14, थर्ड एक्सरसाइज। फ्रीक्वेंसी तो लूप्स की होती है, वायर की होती है, प्लकिंग फ्रीक्वेंसी थोड़ी होती है बेटा। एनपी मतलब पी लूप के करस्पॉन्डिंग। अच्छा उससे कंफ्यूज हो रहा है तो एक्सपी, एक्सपी का मतलब प्लकिंग डिस्टेंस है ना, और एनपी का मतलब हो गया पी लूप के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान है। हाँ सही बात है, कंफ्यूज होता है। करिए, आपके लेवल का क्वेश्चन है, देखो सब बातें पूछ ली उसने, हमने जो पढ़ी थी ना अभी। एक ट्यूनिंग फॉर्क है, वो एक सोनोमीटर वायर के साथ रेजोनेट कर रहा है। इस प्रकार से करता है कि वायर में कितने एंट्रोन बन रहे हैं, 5 एंट्रोन बने। अरे 5 एंट्रोन बनने का मतलब 5 लूप बने, 5 लूप बनने का मतलब फिफ्थ हार्मोनिक का केस है। इसका मतलब वायर की फिफ्थ हार्मोनिक का फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी के बराबर है, ये तो मतलब है। अब अर्जुन का मतलब क्या होता है, अर्जुन का मतलब फ्रीक्वेंसी बराबर है, लेकिन उस कंडीशन में उसने बोला कि वायर का मास कितना है हो रहा है, मतलब वायर की फ्रेम का मास कितना है हो रहा है 9 किलोग्राम का, तो क्या देगा, वो क्या देगा, टेंशन देगा। तो बताओ उसको कैसे लिखेंगे। बोले मान लेते हैं ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना, एन कितना, तो एन का वैल्यू कितना होगा, बोलना पड़ेगा आपको, मैं नहीं बोलूंगा। फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क किसके बराबर होगी, वायर की। बताओ क्या लिखें, शाबाश 5/2L अंडर रूट, शाबाश 9G/μ। अरे ऐसा थोड़ी ना, आप नहीं आएगा यार, है ना। अब उसने एक बात फिर बोली, अगर वायर के मास को 9 किलोग्राम के मास को हटा दूं और मास एम लगा दूं, तो यही वायर उसी ट्यूनिंग के साथ रेजोनेट हो रहा है, लेकिन इस प्रकार से हो रहा है कि इसमें कितने 3 एंट्रोन बने, इसका मतलब थर्ड हार्मोनिक का केस होगा। बोलो, और किसके साथ रेजोनेट होगा, उसी ट्यूनिंग फोर्क के साथ, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम। तो n इसको तो फिर लिखेंगे 3/2L अंडर रूट, बोलो mg/μ हो। ये समझ में आया कि नहीं दोनों। अब आप बताओ दोनों केस में ट्यूनिंग फोर्क सेम है ना, फ्रीक्वेंसी सेम होगी, इक्वल कर दो सालों। जब इक्वल करेंगे तो कितना होगा, 5/2L अंडर रूट 9G/μ, और ये बनेगा 3/2L अंडर रूट mg/μ। 2L से म्यू, 2L से म्यू साफ, जी से जी साफ, उठा देना है भाई। क्या हुआ, और √9 से 3 साफ। अब बताओ ये 5 बचा, और इधर क्या बचा, स्क्वायर रूट ऑफ m बचा, और आपसे पता यही पूछा है उसने। मतलब उसका कैलकुलेशन बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, बस आपको ये, अगर वो बोल रहा है कि अगर आपने कर लिया इसको, तो उसको समझ में आया था कि पूरा सोनोमीटर आपका बना हुआ है। आपको ये पता है कि एंड्रोन का नंबर नंबर ऑफ हार्मोनिक है, नंबर ऑफ लूप्स है, और जो वायर में मास हैंग करते हैं वो क्या देता है, टेंशन देता है। ये सोनोमीटर वायर रेजोनेट कर रहा है किससे, ट्यूनिंग फॉर्क से, जिसका और इसकी फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंसी मैच कर रहा है। ये आपको लिखना आता है, अगर आपको लिखना आता है तो मान के चलता है कि पूरा सोनोमीटर आपको आता है। नहीं आया समझ में क्वेश्चन, इस तरह की बातें होती हैं, बाकी की बात नेक्स्ट टाइम पे करेंगे। ओके।